कंक्लूड करता हूँ। तो मैरिटल हेल्थ जो रहती है, यानी जो शादी करने के बाद में जो लाइफ होता है, तो उसका एक बेसिक बैकग्राउंड एक है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं या काउंसलिंग के लोग आते हैं, तो ऐसा हमारे बुक में लिखा है। वन सेकंड। ज्यांचं बेडवर पटतं त्यांचंच मैरिज टिकतं। ओके, तो कितना एक ही सेंटेंस में ये उन्होंने अधोरेखित किया है कि सेक्सुअल हेल्थ कितना जरूरी है। तो उसके बारे में खुल के बात होनी चाहिए, क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, और प्रॉब्लम आ रहे तो कौन सा सोल्यूशन लेना चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। और इस बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे भोंदू बोगस डॉक्टर भी समाज में है। और अगर कोई किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम आता है तो क्या हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे पहचान के डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि हमको लगता है कि अरे मेरा ये प्रॉब्लम उस डॉक्टर को पता चलेगा। तो अपने मन में ऐसा विचार आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी अननोन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अननोन डॉक्टर हो सकता है वो क्वालिफाइड ना हो, वो अगर भोंदू रहा, वो अगर बोगस डॉक्टर रहा, तो वो जो भी देता है दवाई या कुछ जो भी देता है उससे हार्म हो सकता है। और ये पैसा भी ज्यादा लेता है, और ये किसी को बता भी नहीं सकते अपन, अगर फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो यहाँ पर जो भी बातें होगी वो साइंटिफिक बातें होगी। तो यस, मैं आनंद सर को इनवाइट करता हूँ। यस, ओवर टू हर्षद सर, वो आनंद सर को इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you Sudhir sir for adding values. और yes, our Anand sir is back. हमारे जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं इस फोरम पे नो प्रॉब्लम एटीट्यूड हम रखते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आते ही है, लेकिन वो सॉल्व करके आगे जाने के लिए ही ये फोरम है। तो अभी ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं एक बार सबसे को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया कैमरा ऑन करके सेशन अटेंड कीजिए। एंड हेल्प मी वेलकम हमारे सिंघम सर, डॉक्टर आनंद मोरे। द स्टेज इज योर सर। आनंद सर, आप अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। यस, थैंक यू हर्षद सर, थैंक यू डॉक्टर सुधीर सर। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, और जो प्री वर्कआउट बोलते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से आपने किया है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो आज हम मेल फैक्टर पे ऐसी कुछ बात करेंगे कि पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे। मैं उस्मानाबाद जिला परंडा तालुके से बिलोंग करता हूँ। मेरा एमडी आयुर्वेद मेडिसिन हुआ है, प्लस मैं बाय पैशन इलनेस में भी काम, बाय प्रोफेशन मैं इलनेस में भी काम करता हूँ, लेकिन सुधीर सर की तरह मैं बाय पैशन एज ए वेलनेस कोच मैं काम करता हूँ। मेरा पीजीडीएमएस एसीएलएस भी हुआ है मैं सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट से, और योग टीचर मैं योग विद्याधाम नासिक से भी मेरा हुआ है। पाइल फिशर फिशुलाई मैं ऑपरेट करता हूँ। तो बेसिक सब नॉलेज रहने की वजह से, और मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पर भी मैं एज ए आयुष मेडिकल ऑफिसर ऐसा मैं काम करता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करते करते मैं आपसे बात करना चाहूंगा। यस, बीच में यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ था, जो भी सब बारिश की वजह से। तो वैसे इस फोरम से तो मेरे हमारे डॉक्टर रमा मोरे मैडम पहले जुड़ चुके थे। मैं पहले योगा करता था, जिम करता था, थोड़ा बहुत स्विमिंग, साइकिलिंग, इस पे मैं ज्यादा करके ध्यान देता था। तो लेकिन जब मेरा वजन 87 केजी था तो वहीं पे भी स्टक हुआ था। लेकिन जब हमारे मैडम इस फोरम से जुड़े तो 2 महीने में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 12 केजी वजन कम किया। वो देखने के बाद मेरे थोड़े से ये हो गया कि मैं इतना सारा व्यायाम करता हूँ, इतना सारा ये करता हूँ, फिर भी कैसे कम नहीं हुआ। तो फिर बाद में मैं ये फोरम से जुड़ गया, और 4 बार मैं वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके, दिन रात अगर मुझे काम भी रहता है, मेरा कोविड हॉस्पिटल भी था, तो मैंने 3-4 किलो कम करके 4 इसमें मैं 68 पे आया। फिर 68 से अभी 72 पे मेरे मसल गेन बहुत अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो हम एक साथ जो जुड़ चुके हैं टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी, इसकी वजह से। तो मैं इस पहले मैं ये सबका मालिक है, इसको मैं प्रार्थना करूंगा कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व सुधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात। जो भी सब आपका हेल्थ गोल लेके आए हैं, आपका वो हेल्थ गोल पूरा हो, ऐसे मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करूंगा। ये मेरा कोविड हॉस्पिटल भी था, और बाकी हम अच्छी तरह से यहाँ पे हेल्दी एंड फिट करते हैं।
तो ये जो अभी हमने सबने देखा है कि डॉक्टर ये हर्षद राहकर सर है और भाग्यश्री मैडम जो इस फोरम के सर्वेसर्वा है, वो हमारे मेंटर है, उन्होंने जो हमें दिशा देते हैं उस हिसाब से हम चलते। देखिए मेरी पहले कैसी अवस्था थी, जो दिन रात में ये हॉस्पिटल जीरो से लेके बड़ा बनने तक और सरकारी हॉस्पिटल बाकी अपना करते करते 2 किताब भी मैंने लिखा है, वो देखेंगे अपन आगे। तो वैसे मेरी अवस्था थी, पहले हाथपाय दिसती काढ्या, पोटही भासे जैसा नगारा, यानी जो अपन मुंह में चबा के चिंगम खाते और वो फेंक देते हैं, वैसी मेरी चिंगम जैसी अवस्था हो चुकी थी। और पेट बढ़ने की वजह से मेरा वेट भी बढ़ा था, थोड़े से मेरे को नी जॉइंट पेन भी होते थे। अगर मैं कहीं भागना चाहता था तो 100 मीटर भी नहीं भाग सकता था, पैर को मेरे ऐसे गोले आते थे। और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर की तरफ रह रहा था मेरा, और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा था। लेकिन बाद में इस फोरम में जुड़ने के बाद 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके मैंने 87 वजन कम करके मेरा अभी 72 है, जो मेरा मसल गेन भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। ऐसे देखिए कि खाके फेंक दिए वाला स्वार्थी चिंगम से भाई सिंगम की तरफ कैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप देख सकते हो। तो वैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन आपका ही कर सकते हो। फिर बाद में ये रिकॉग्नाइजेशन जो लोगों के हेल्प करने से हमें मिला है, यहाँ पे सुधीर सर और बाकी सभी आए थे, तो वैसे ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। तो ये हमने किताब लिखी थी कि जो आरोग्य अमृत है, कि जिसको भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आशीर्वाद दिए थे। फिर बाद में अभी ये किताब हमारी अभी जो हेल्थ मिनिस्टर हो चुके हैं उनके हाथ से कभी भी ये 15 दिन में उनसे इनॉग्रेशन हो सकता है, इसका ये तैयार है। तो ये अपने टीपीएल रिजल्ट्स आप जितना ये करेंगे। तो पहले मैं फोरम के एक 3 स्लाइड दिखाता हूँ कि जैसे ये हमारा जो हर्बल लाइफ है, कि ये फाउंडर उसके मार्क ह्यूज है। इन्होंने ये शुरुआत जब 1980 से किया, लेकिन क्यों कि जब वो 20 इयर्स एज के थे तो उनकी माताजी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो वो जैसे माइकल जैक्सन कुछ मेडिसिन खा के अचानक वो चल बसे, वैसे ही उनकी माताजी एक्ट्रेस रहने के वजह से उनको फिट एंड फाइन रहना पड़ता था, इसलिए वो कुछ मेडिसिन लेते थे, वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से वो चले गए। फिर बाद में उसका माताजी का जो सदमा था इतना हो गया कि उन्होंने बोला कि अगर मेरी माताजी इसमें अगर गुजर गई है तो मैं दुनिया को ऐसे कुछ हर्बल प्लांट्स एक जगह करूंगा और दुनिया को फिट एंड फाइन रखने के लिए मैं हेल्प करूंगा। उसी में ही उनका कुछ चाइनीज हर्ब्स, अमेरिकन और कुछ अपने ये सब लेके उन्होंने ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन किया, जो वर्ल्ड नंबर 1 जो है, जो जिसका बेस ही भावनिक तरीके से हुआ था। तो वैसे ही जो आवर ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है कि जो हमारे बॉडी को जो कार्बोहाइड्रेट 40%, फाइबर 25%, प्रोटीन 30%, जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड या बाकी फैट्स जो लगते हैं, विटामिन मिनरल्स, ये सभी फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी का जो भी है ये सभी एक जगह उन्होंने करके ये जबरदस्त ऐसा मील रिप्लेसमेंट, जो हमारे इंडियन डाइट में हर बार प्रोटीन की कमी बार बार महसूस होती है, और जो भी अभी ग्रोइंग हो रहा है, कुकिंग, स्टोरिंग, ये सभी में जो रासायनिक खतों का यूज होता है तो उसमें कहीं न्यूट्रिशन शिल्लक नहीं रहता। उसकी वजह से ये जबरदस्त न्यूट्रिशन का ये करके सेलुलर न्यूट्रिशन उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो हर एक सेल को ये करके टिश्यू से ऑर्गन और बॉडी बनती है। तो सेलुलर न्यूट्रिशन की वजह से अपना पूरा बॉडी ऑर्गन फिट एंड फाइन बन के वो अपना अपना काम अच्छा करने लगते हैं। इसलिए जहां कहीं पर भी अच्छा स्वास्थ्य हमें अनारोग्य की तरफ हम जाते हैं, तो वैसे ही हम बोलते हैं ना कि तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, वैसे ही हम मृत्यु से अमृत की ओर, अमर की ओर आते हैं। तो वैसे ही ये टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट, जिसमें 33,000 यानी 300 साइंटिस्ट, 50 PhDs एंड अलग अलग डॉक्टर्स, नोबेल लिटरेचर जिन्होंने नोबेल प्राइज विनिंग वो किया है सिट टू फिट टेक्नोलॉजी से, जिसका स्पॉन्सर जो है हमारे इंडिया का मेरी कोम, साइना नेहवाल, विराट कोहली जी है, और पूरे वर्ल्ड का जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी उसको ये करते हैं। तो अभी हमारे सुधीर सर ने जो बोला था कि जबरदस्त, कि जब क्योंकि हम इस पे ज्यादा क्यों रखते हैं कि अगर कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करता हो तो उसका बेस जो रहता है वो आरोग्य पे ही सब टिका रहता है। हर कोई यहाँ पे अलग अलग नमूने से कैसे मनी ओरिएंटेड वर्क करता है इतना ही देखता है, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है कि हमारी संस्कृति पैसे से भी बढ़िया कुछ चीजें है, कि जो बोलते टाइम वो बोलते हैं कि आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्मा स्वाधीनता च पूसम यदा ऐश्वर्यम विनाप्यर्थम, यानी पैसों से ही श्रेष्ठ आरोग्य है पहले, फिर बाद में अपनी विद्वत्ता जो भी है, शिक्षण जो बोलते हैं हम, सज्जन मैत्री यानी अच्छे लोगों से संबंध, और महान कुला जन्म, जो हम इस बार अगर टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर हैप्पियर के लिए हम जुड़ते हैं तो हमें महाकुले जन्म और स्वाधीनता यानी स्वतंत्र व्यवसाय जो करते हैं हम वैसे। तो अभी सुधीर सर ने जो बोला था कि धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्य मुक्तम, यस, तो हर कोई भी बंदा इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तो उसके 4 पुरुषार्थ रहते हैं, उसके 4 उद्देश्य रहते हैं हर एक के। एक धर्म पालन यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, जो हमारा कर्तव्य करते हैं रोज का। फिर बाद में पैसा कमाना, अर्थ और काम, ये सभी होने के बाद जो भी कुछ हम काम यानी सुखभोग लेते हैं शरीर का,
कि जो वो काम और बाद में जो है लास्ट में मोक्ष प्राप्ति, ये मूल उद्देश्य रहते हैं। तो उसी में ही इसलिए आदमी ने ये सभी का जो मूल है वो है आरोग्य। इसलिए आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले हमें शरीर की तरफ ध्यान देना ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अभी हर्बल लाइफ मेल फैक्टर, जैसे टेक योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस टू द नेक्स्ट लेवल। यस यस, हमें जो काम है, जो हमारे जीवन का सभी का पुरुषार्थ इतना जबरदस्त है कि ये इसमें जिसमें हम देखते हैं कि मेल सेक्सुअल अराउजल, मेल सेक्सुअल हेल्थ, मेल लिबिडोज, इसमें ये कैसे जबरदस्त काम करता है। और ये इसमें जो भी है, एल-सिट्रुलिन है, यानी ट्रिनोग्रेनिक एक्सट्रैक्ट है, जो बोलते हैं ना कि पाइन बार एक्सट्रैक्ट है। तो हम आगे देखने वाले हैं ये क्या है। तो व्हाट इज मेल फैक्टर is a new product in Herbalife Nutrition, targeted nutrition, protophyllocotrized बोलते हैं categorized under nutraceuticals to support men's health। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये इट इज नॉट मेडिसिन। पहले ये देखिए, ये फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल्स में आता है, ये ना मेडिसिन में नहीं आता। इट इज डिजाइन्ड फॉर मेल। मैं तो ये कहूंगा कि लास्ट में आप देखेंगे कि फीमेल भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट है और ये वो खाली नहीं ले सकते। इसमें कुछ ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, हर्बल रहने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। It contains blend of standardized फेनुग्रिक extract, पाइन बार एक्सट्रैक्ट और L-citrulline। यानी फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट यानी मेथी दाना, पाइन बार एक्सट्रैक्ट यानी देवदारू जो है वो, और L-citrulline जो हम देखेंगे आगे। तो स्टैंडर्डाइज्ड फेनुग्रिक सीड एक्सट्रैक्ट हेल्प सपोर्ट मेल सेक्सुअल अराउजल, मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड मेल लिबिडो। ये तीन चीज क्या है ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, मैंने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में देखा था कि न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज प्रिवेंशन वो काम करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट इज अ फूड और पार्ट ऑफ ए फूड एंड प्रोवाइड्स मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट। उसी फूड में जो मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट है कि जो प्रिवेंशन डिसीज का करता है, शायद ट्रीटमेंट भी उसकी हो सकती है, ऐसा ये सब चीज है। तो सबसे हम देखते हैं कि यौन इच्छा भूख की तरह एक सामान्य आवश्यकता है। भूख की तरह कुछ लोगों में अधिक होती है, कुछ में कम। यौन इच्छा परिस्थिति के अनुसार घट बढ़ सकती है। तो ये देखिए कि सेक्सुअलिटी के बारे में हमें थोड़ा बहुत क्यों पता चाहिए और उसके ऊपर हमें ध्यान देके थोड़ा बहुत क्यों सोचना चाहिए। तो सेक्सुअलिटी हैज बीन अ कंसिस्टेंट फोकस ऑफ क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन काइंड। देखिए, बच्चों से लेके बड़ों तक उसमें कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन गोसिप होते रहते हैं। उसका जबरदस्त या एग्जैक्टली आइडियल और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज कहीं पे ज्यादा नहीं मिलता। या और ये पहले से हमारे संस्कृति ने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है, वो लोगों से ज्यादा मिले। इसलिए अजंता वेरो जो हम खजुराहो, इसमें वो लेनी में भी इसका डायग्राम बता के लोगों को एजुकेट करने का प्रयत्न किया है। लेकिन अभी जो पोर्नोग्राफी या बाकी इसमें जब देखते हैं तो उसमें कुछ तो ज्यादा बना के वही रिटेक करके बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो दिखाते हैं, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाई टू स्टडी, इसके बारे में भी ये सोचते हैं कि ये पर्सनली और सोशल प्रॉब्लम में भी ये थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, रिड्यूस जो मिथ्स हमें कान पे आते हैं वो कैसे हमें भेजा जाए। तो टू गिव द नॉलेज टू अदर आवर नीडी फ्रेंड्स, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि ये कैसा भी नॉलेज हमें ये रहता है। तो शुरुआत करते हैं हम, जो बेस रहता है हमारा नर जनन तंत्र, जो पुरुष प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है का कार्य संतानोत्पत्ति है। प्राणी वर्ग मात्र में प्रकृति ने संतानोत्पत्ति की अभिलाषा और शक्ति भर दी है। जीवन का यह प्रधान लक्षण है। जैसे बोलते हैं ना कि पुरुष प्रजनन अंग और उसके कार्य पुरुष जनेंद्रिया तंत्र में बाहरी और आंतरिक में कई अंग होते हैं। इनमें से दो दिखाई देते हैं, वृषण, शुक्रथैली और शिश्न। ये अंग वाहिका नलिका यानी शुक्र वाहिका से जुड़े होते हैं। तंत्र के पौरुष ग्रंथि और मूत्रनली अंग शरीर के अंदर रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो भी यूरेथ्रा वगैरह बाकी जो भी है ये सब। तो इसमें थोड़ा सा एक स्लाइड हम देखेंगे दोनों का ही। तो ह्यूमन मैन पेनिस कंटेन्स 3 चेंबर सराउंडेड बाय शीथ कॉल्ड बक्स फैसिया। तो इसमें जैसा है कि पहले ग्लांस पेनिस रहता है, बीच में थोड़ा रहता है शाफ्ट और जो पीछे रहता है बेस, इसमें ये रहता है फ्लैसिड ग्लैंड। बिफोर सेक्सुअल अराउजल द पेनिस हैंग्स flaccid, soft and limp ऐसा। During sexual arousal, the brain sends message to the nerve in the penis। जो हमारा ब्रेन से वो पेनिस की तरफ नर्व जाता है, causing muscle to relax and allowing blood to flow into the chamber filled with erectile tissue। जो वहाँ पे कॉर्पस कॉलोमस जो टिश्यू रहते हैं अंदर स्पंज की तरह, उसमें वहाँ पे ब्लड फ्लो गश आउट होता है। फिर बाद में वो the blood creates pressure allowing the penis to expand and extend away from the body। This is called erection।
एट द बर्थ अभी देखेंगे द ग्लैंड्स इज कवर्ड इन नर्व एंडिंग्स क्रिएटिंग सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन and stigma और lubricants accumulation under the prepuce, prepuce के अंदर जो prepuce बाद में जो पीछे नहीं जाता उसके लिए सर्किज्म से करते। तो ये थोड़ा सा बेसिक। अगर हम फीमेल में देखेंगे तो जैसे ग्लांस पेनिस था वैसे द क्लाइटोरिस इज द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन फाउंड वेयर द लैबिया माइनोरा मीट। It consists of a rounded area or head called the glans and a longer part called the shaft which contains chamber similar to those of the penis। यानी those of the penis देखिए पेनिस की जैसा ये है, खाली जैसा ये रहता ना हिमनक बोलते हैं हम कि पूरा अंदर 9% वो पानी में रहता है और 1% खाली ऊपर रहता है। तो वैसा भी ये पेनिस की जैसा ही टोटल इसका ये रहता है। देखेंगे कि ये हार्ड और जो प्रिप्यूस रहता है दिस इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द क्लाइटोरिस एंड द एरिया इमीडिएटली सराउंडेड इट मेकिंग इट वेरी सेंसिटिव टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच और प्रेशर। When a woman becomes sexually aroused, both the glands and shaft fill with blood and increase in size। जैसे हम इरोजन हमारा होता है इरेक्ट वो शरीर के बाहर रहता है, लेकिन इनका जो रहता है वो अंदर रहता है। वो कैसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे। There is no evidence that a larger clitoris means more intense sexual arousal। यानी बाहर कुछ नहीं, अंदर से उनको ज्यादा ये रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। अभी देखेंगे कि पेनिस और ये इसमें देखिए कि ये क्लाइटोरिस बाहर का और ये ग्लांस पेनिस दोनों ही उसे ग्लांस कहते हैं। जो कॉर्पस कैवर्नस जो हमारा शाफ्ट रहता है जहाँ पे खून ज्यादा आने के सर्कुलेशन अच्छा होने के बाद वो फूल जाता है, वैसे ये अंदर उनके रहता है। फिर बाद में जो बल्ब है यहाँ पे वो भी है और क्रूरा यानी जो जांघा की तरफ जाता है तो ये जिसको पैर भी हम बोलते हैं कि जैसे लिम्स यानी क्रूरा, वैसे ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है दोनों भी। तो फर्स्ट इज अराउजल जिसमें हमने देखा अराउजल सेक्सुअल हेल्थ और लिबिडो, इसके बारे में हम सोचने वाले हैं और वो जो हमारा मेल फैक्टर है इसके ऊपर कैसे काम करता है इसके वजह ये पहले कुछ 5-6 स्लाइड। व्हाट इज सेक्सुअल अराउजल? अराउजल इज द फीलिंग ऑफ बीइंग टर्न्ड ऑन सेक्सुअली। When you are turned on, your body experience physical and emotional changes। यहाँ पे खाली फिजिकल नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेन से लेके जो नर्वस सिस्टम वहाँ पे स्टिमुलेट होने वाले और कुछ हार्मोन सीक्रेट होने वाले हैं, तो इसको इमोशनल भी उतना इंपॉर्टेंट। योर पेनिस और क्लाइटोरिस में गेट इरेक्ट, hard, engorged and sensitive, and you may feel wetness on your vulva or vagina and tip of the penis। फिर बाद में इसमें अराउजल में ये दिखते हैं। तो सेक्सुअल अराउजल यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ये फिजियोलॉजिकल एंड जैसे हम बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्रिपरेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो स्टिमुलाई मिलते हैं। तो मेल में अराउजल जब होता है तो इरेक्शन होता है, बाकी के भी अंग पे कुछ रोमांच आते हैं, सर्कुलेशन बढ़ता है। तो वैसे ही फीमेल में भी निपल वल्वा जो भी ये दिखाया है वहां पर ये अराउजल के कुछ पॉइंट्स भी रहते हैं। तो ये पॉइंट वहां पे आप स्टिमुलेट जब करते हैं तो वो अराउजल के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। कैसा रहता है कि वप्पू काळे बोलते हैं उनकी किताब में, मैंने एक बार पढ़ा था कि आदमी जो रहता है वो एकदम किसी बड़े पर्वत के किनारे पे रहता है, वो कभी भी कूद सकता है, लेकिन औरत बहुत दूर रहती है, उसको रिजाते फोर प्ले करते करते वहां पे लाना पड़ता है। फिर बाद में एक्चुअल बाकी जो क्लाइमैक्स रहता है वो शुरुआत होती है। तो ये निपल वल्वा क्लाइटोरिस वजाइना जो भी कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं लोअर बैक ब्रेस्ट ये वहां पे उनके स्टिमुलेशन पॉइंट ज्यादा रहती है। तो हर एक इसमें भी कौन सा स्टिमुलेशन पॉइंट ज्यादा है तो उसके ऊपर भी हम एक यस तो ये देखने के बाद जब दोनों भी अपने सेक्स के लिए तैयार हो चुके कि नहीं, कि सेक्सुअल अराउजल हुआ कि नहीं, उसका एक मैं स्लाइड दिखाऊंगा आपको कि देखिए कि ये मेल में अगर मेल सेक्सुअल अराउजल होता है तो क्या होता है, इरेक्शन ऑफ निपल्स, पेनिस जैसे इरेक्शन हो जाता है, वेन्स इन द पेनिस में बिकम मोर प्रोमिनेंट, फोरस्किन पीछे जाती है, ग्लांस पेनिस होता है, प्री इजैकुलेशन फ्लूइड जो रहता है वो निकलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस भी फूल जाते हैं और ये प्यूपिल्स हमारे जो रहते हैं वो भी डायलेट हो जाते हैं और ये भी। और फीमेल अराउजल में भी वैसा ही है कि इरेक्शन ऑफ द निपल्स, वजाइनल लुब्रिकेशन ज्यादा होता है, वेजो कंजेशन वहां पे हो कि वॉल जैसे होते हैं ये भी बढ़ जाते हैं, उसमें लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा उसका कलर बदल के हो जाता है, उनका भी पिपल डायलेटेशन हो जाता है और वेडनिंग अरोजा एरियोला ये भी हो जाता है। तो ये देखिए कि लिबिडो एक शब्द है जिसे हिंदी में कामिच्छा कहा जाता है।
इसका प्रयोग हम आमतौर पर यौन क्रिया या यौन गतिविधि की इच्छा की पूर्ति करने के लिए करते हैं। यौन इच्छा हर पुरुष और महिला की अलग अलग होती है। कुछ लोगों में अधिक शादी के बाद यौन इच्छा अधिक रहती है, किंतु अधिक समय बिताने के बाद यौन इच्छा में कमी आने लगती है। वैसे कि रीजन फॉर लो सेक्स ड्राइव यानी काम इच्छा कम होने के रीजन क्या है? तो इट इज नेचुरल फॉर मेन टू नोटिस अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन सेक्स ड्राइव यानी लिबिडो एज दे एज. The degree of this decline variety must most men maintain at least some amount of sexual interest into their 16-17 तक. But sometimes loss of sex drive is related to an underlying condition. Underlying condition में देखिए ब्लड प्रेशर है, ड्रग है, बाकी का जो भी हम कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी लेते हैं, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, मेंटल इश्यूज रहते हैं, कुछ हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, बाकी स्ट्रेस फैक्टर, ये कुछ रहते हैं, मेडिकेशन भी जो रहते हैं इसकी वजह से. तो लेडीज में अगर काम इच्छा जब रहता है लॉस ऑफ लिबिडो, ये क्यों होता है? तो इसमें देखिए लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, डिफिकल्टी बिकमिंग अराउजल, फ्रस्ट्रेशन, लो रिस्पॉन्स टू द सेक्स, वो कहीं पे तान तनाव में ज्यादा रहती है किसी का तो, और फिजिकली इमोशनली ये हो गया. लेकिन फिजिकली क्या है? वजाइनल ड्राइनेस है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, थिकनिंग ऑफ वजाइनल वॉल है, पेनफुल इंटरकॉर्स कर रहे हैं, अगर फोर प्ले नहीं किया और उसके बारे में हमें पता नहीं है तो उसके वजह से उनके मन में डर पैदा होता है और वहां पे ड्राइनेस भी ज्यादा आ जाता है. तो ये सभी भावनिक तरीके से भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए. सम अंडरलाइन कंडीशन कॉजिंग प्रॉब्लम विद द नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन इन मेन. मेन में हाई ब्लड प्रेशर अभी देखा हमने, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज, किडनी डिसीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कैन बी कंसिडर्ड अ मेडिकल रीजन. देखिए कि कहीं पे भी अगर वहां का पार्ट ही सेक्स में इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो वहां पे इमोशनल, फिजिकल, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी होना जरूरी है, नर्व सेंसिटिव भी वहां पे होना जरूरी है. तो इसलिए हार्ट भी अच्छा पंपिंग होके वहां तक जाना चाहिए, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लेके नर्वस सिस्टम से लेके, यानी ये इट इज नॉट द लोकलाइज्ड डिसीज, इट इज अ जनरलाइज्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ लोकलाइज्ड डिसीज. ऐसा हो सकता है कभी किसको तकलीफ हो सकती है. तो व्हाट इज सेक्सुअल हेल्थ? अभी सेक्सुअल हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट, अभी ये अराउजल हो गया, अभी लिबिडो भी, फिर बाद में व्हाट इज सेक्सुअल हेल्थ? सेक्सुअल हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. Sexual health refer to a state of well-being that let a man fully participate in the enjoying sexual activity. A range of physical, psychological, interpersonal and social factor influence the man's sexual health. तो वाटर फैक्टर इसमें तो स्मोकिंग, अल्कोहल, इसमें क्या होता है कि स्मोकिंग में तो वहां पे कार्बन पार्टिकल्स ब्लड में से जाके वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे हो सकते हैं, वहां पे ब्लड कम हो सकता है. अल्कोहल में शुरुआती को तो कम मात्रा में सही में वहां पे सर्कुलेशन पूरे बॉडी में बढ़ता है, लेकिन अगर उसकी आदत लग गई तो ज्यादा अगर उसका डोसेज हो गया तो फिर बॉडी में कमजोरी आ जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है और फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है. सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, जो हमारे एक्टिव लाइफस्टाइल हम छोड़ के, नेचुरल लाइफस्टाइल छोड़ के हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल में जाते हैं. और ओबेसिटी तो आपको पता है कि ओबेसिटी ऐसा है, वेट गेन, कि सभी वो मुख्यमंत्री है और उसके साथ बाकी के जब मंत्रालय चला आता है, जैसे डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी जो रहते हैं, लिबिडो से कैंसर से लेकर सभी स्ट्रेस फैक्टर्स और इलनेस और कुछ मेडिसिन भी उसके ऊपर फैक्ट करते हैं. तो देखिए मेल सेक्सुअल हेल्थ पे क्या है? ऑप्टिमल मेल सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूड सेक्सुअल डिजायर and sexual desire and the ability to get and sustain an erection. इसमें एक तो डिजायर भी आता है सेक्सुअल हेल्थ में कि इच्छा, काम इच्छा, और फिर बाद में उसमें एबिलिटी टू गेट सस्टेन इरेक्शन. इरेक्शन अच्छी तरह से होना और वो लॉन्ग लास्ट तक वो टिक के रहना या बीच में छूटना नहीं, ये भी सेक्सुअल हेल्थ में आता है. यानी पेनिल इरेक्शन और पेनाइल ट्यूमेशंस जो बोलते हैं ना, वो टेस्टोस्टेरोन इन व्हिच द पेनिस बिकम्स फर्म, engorged and enlarged. Penis erection is the result of complex interaction of psychological, neural, vascular, endocrinal factors often associated with sexual arousal and sexual attraction. Just तो हम ये देखेंगे आगे. जब अभी ये देखिए कि sexual intercourse also called a coitus or copulation is the reproductive act in which male penis enters the female vagina. बरोबर. If the reproductive act is completed, an average of 100 million sperm are ejaculated from the male body into the female. इसमें जो अपना पेनिस है जो वजाना में एंटर करता है, फिर बाद में क्लाइमैक्स होने के बाद 100 मिलियन स्पर्म्स उसमें एंटर हो जाते हैं. In human being, a pattern of psychological event occur during the sexual arousal, intercourse,
देयर इवेंट्स टेक्स इन 4 स्टेज। अगर ये सेक्स का पूरा लास्ट तक अगर देखें तो उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो क्या है, एक पहली स्टेज है वो एक्साइटमेंट की, दूसरी है प्लेट्यू, और तीसरी है ऑर्गेजम, और तीसरा जो है रिजोल्यूशन। अभी देखिए कि इसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट में हम उसको एक्साइट करते हैं, प्लेट्यू एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो हमें खींच के ये करती है, और जब क्लाइमैक्स हमारा शुरू होता है फिर बाद में एंड होता है वो ऑर्गेजम की तरफ, फिर बाद में जो तृप्ति हो जाती है, समाधान, और बाकी लास्ट का वो जो है सॉल्विंग, वो रिजोल्यूशन। ऐसा है, ये 4 स्टेज में क्या होता है, एक एक स्लाइड उसके ऊपर हम देखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्साइटमेंट फेज व्हिच कैन लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट टू सेवरल आवर्स, जो रहता है वो उसमें मसल टेंशन बढ़ता है, जिसमें बोलते हैं ना एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स दिस सेक्सुअल अराउजल आर कॉमनली रेफर टू अ फोरप्ले। इसे फोरप्ले बोलते हैं। कि मैं बोला ना कि ये फोरप्ले की ज्यादा जरूरत फीमेल को होती है, क्योंकि उनका अराउजल होना, उनको साइकोलॉजिकल इमोशनली उनको फिट होना, वो उसको इसलिए उनको फोरप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फोरप्ले नहीं होंगे तो उनको उसके बारे में डर या बाकी का कुछ ये भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ये हमने तो देखा है कि कैसे वो सर्कुलेशन बढ़ने के बाद हमारे हार्ट पे, मसल पे, फिर बाद में ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे कैसे वो एक्शन ओके हो जाता है। दूसरा जो स्टेज है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेटू फेज व्हिच एक्सटेंड टू द ब्रिंक ऑफ ऑर्गेजम। ये बाद में जब पेनिस वजाने के अंदर एंटर होता है, तो जब तक हमारा ऑर्गेजम नहीं होता, तो ये बीच में का जो क्लाइमैक्स है ये प्लेटू स्टेज है। The change begins in phase are manifestive intensified. The vagina continue to swell and increase blood flow, and the vaginal wall turn a dark purple. यही the man testes are withdrawn up into the scrotum. इसमें breath, heart rate, blood pressure continually बढ़ते जाता है। इसमें muscle spasm may begin in the feet, face and hand. muscle tension increase हो जाता है। तो इसमें जो है कि woman's clitoris becomes highly sensitive and retract under the clitoral hood to avoid direct stimulation from the penis. देखिए कितना चेंजेस हो जाते हैं, हमें उस टाइम दिखता नहीं है। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें शीघ्र पतन की शिकायत ज्यादा है, एक बार हमने देखा तो क्या होता है, कभी कभी शीघ्र पतन के लिए ये एक्साइटमेंट भी ज्यादा होता रहता है। तो शीघ्र पतन के बारे में क्या होता है कि देखने से वजह से ही जल्दी से वो ये हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारा हो जाता है, लेकिन अगले जो रहता है पार्टनर, उसका तो पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता। तो इसलिए ये जबरदस्त करना पड़ता है कि कुछ क्या उसके ऊपर है क्या, बहुत सारे पूछते हैं। तो उसमें पेल्विक फ्लोर व्यायाम जो रहते हैं वो लेडीज के लिए भी अच्छा है और जेंट्स के लिए भी अच्छा है। उसको केगल्स एक्सरसाइज ऐसा बोलते हैं। केगल्स एक्सरसाइज भी हम करते हैं। पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक, ये पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक भी क्या है मैं बोलूंगा। और इसमें क्या है केगल्स एक्सरसाइज में कि जब ये जो बाजू में एक्सरसाइज दिखाया है कि जो हमारा बटक से नीचे करने का फिर ऊपर लेने का, उससे जो बेबी के नीचे और वहां के जो मसल्स रहते हैं पूरे, उसको एक अच्छी तरह से एक अच्छा तनाव उसके ऊपर आ जाता है, सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है, न्यूट्रिशन वहां का अच्छा होता है, उसके ऊपर ही आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अबव 40-45 ईयर्स फीमेल्स में भी ये पेशाब रुकता नहीं, फिर निकल के जाता है, तो उनको भी ये केगल्स एक्सरसाइज करने की वजह से अच्छी तरीके से वहां पे एक तनाव की वजह से वहां के मसल को ताकत आ जाती है। केगल एक्सरसाइज अगर नहीं करे तो क्या होता है, कभी कभी जो फीमेल्स में यूटेरस जो है वो नीचे आने शुरू हो जाता है, सिस्टोसिली बोलते हैं उसे, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री उसके यूटेरस नीचे आने जो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल का टेंशन नहीं रहता है और उसकी वजह से वो ये हो जाता है। तो उनको वहां का जो कॉम्पिटेंसी रहती है वो अच्छा रहने के लिए केगल्स एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और जैसे पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक, इसमें क्या होता है कि ज्यादा देर तक रुकने के लिए हम लोगों को बोलते हैं कि बाबा ठीक है, जब आप क्लाइमैक्स में रहते हैं तो आपको अगर देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपका होने वाला है, तभी आप जब करते टाइम आप दूसरा भी थोड़ा थिंकिंग कर सकते हैं, अरे मेरे इतने ये मुझे ये करने का है, अपने व्यवसाय के बारे में थोड़ा बहुत। और फिर बाद में थोड़ा सा बाहर निकाल के पोजीशन भी अपन चेंज कर सकते हैं। हर पोजीशन चेंज करते टाइम जो हमारा एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है वो कहीं पे तो थोड़ा कम होता रहता है, लेकिन हम आगे थोड़ा स्टिमुलेशन देना ही शुरू करना उस टाइम रहता है, क्योंकि वो क्लाइमैक्स में रहे। फिर हम थोड़ा सा बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा ध्यान इधर उधर मन में ला सकते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो है इंटेंशन या होने वाला अपना साइकोलॉजिकल जो ये है हमारा, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होके फिर बाद में हम नॉर्मल को आ सकते हैं। फिर बाद में हम पॉज और स्क्वीज ट्रीटमेंट से, स्क्वीज टेक्निक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्या करते हैं कि स्क्रोटम के ऊपर नीचे से बेस को वहां पे जैसे रबर रहता है हमारे इसको लगाने के, जो बाल को लगाते हैं पैसे गिनते टाइम हम लगाते हैं, वो रबर वो पीछे लगाते हैं।
जिसकी वजह से स्क्वीज हो जाता है और जिसकी वजह से वो इरेक्शन ज्यादा टाइम तक टिकता है और फिर बाद में हो जाता है। लेकिन ये केगल्स एक्सरसाइज से, अभी ये मैं अपने फोरम पे केगल्स एक्सरसाइज हफ्ते में 3 टाइम तो होते रहते हैं, अलग अलग तो हमारे लेते हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम में बंद बांधते हैं, जैसे हम उडियान बंद बांधते हैं, फिर बाद में जालिंदर बंद बांधते हैं, फिर बाद में जो मूल बंद बांधते हैं हम, तो मूल बंद एक केगल एक्सरसाइज का ही एक है कि जो बेबी के नीचे जो जबरदस्त हमारे गर्भाशय से लेके पेल्विक मसल, वाजाइनल वॉल, पेनाइल जो कुछ मसल्स है, उनको अच्छी तरह से वहां पे एक खून पुरवठा बहुत अच्छी तरह से जाके उसका भी हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। यानी मूल बंद, जालिंदर बंद और उडियान बंद जब हम बांधते हैं अपने सुबह में फोरम पे, अपने आप व्यायाम होके इसका भी ये हमारा व्यायाम होता है। ये देखिए, ये अलग अलग नमूने के, आपको तो पता है कि हर एक नमूना की जो वैरायटी ऑफ सेक्सुअल पोजीशन जब हम बदलते हैं, तो जब भी हम थोड़ा सा टाइम मिलता है कि हमें एक्साइटमेंट से बाहर थोड़ा आने के लिए, लेकिन फीमेल को टाइम ज्यादा मिलता नहीं, वहां पे हम स्टिमुलेशन दोनों हाथों से देना शुरू रखते हैं और हम अलग अलग पोजीशन में जब करते हैं तो टाइम थोड़ा मिलता है, तो हमारा सेक्सुअल हेल्थ भी थोड़ा सा ज्यादा देर तक टिक सकता है। और यही कि जिसी क्रिया की अवधि कितना देर तक ये चलता है, समझो ये जो प्लेटू ये है वो 60 सेकंड से लेके 5 मिनट तक मिनिमम कर सकता है। और ऐसा बोलते हैं ना कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों उत्तेजित हो, यानी अच्छी तरह से दोनों का अराउजल हुआ हो, दोनों अच्छी तरह से ये हो, दोनों का भी अच्छी तरह से स्टिमुलेशन हो चुका हो, तो लगभग 15 या 20 बार घर्षण से ही दोनों का ही वीर्यस्खलन हो जाता है। लेकिन अगर एक जन अराउजल है, एक जन नहीं है, तो फिर बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। अभी इसमें थोड़ा सा जिज्ञासा के लिए एक स्लाइड है कि लिंग की लंबाई तनाव की स्थिति में सामान्य लंबाई 6 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, योनि की लंबाई 7 सेंटीमीटर तक होती है, जो लिंग के प्रवेश के समय लिंग के आकार के अनुसार बढ़ या छोटी होती जाती है। ये अब ये लास्ट जो है, हाँ, ये ऑर्गेजम, द थर्ड स्टेज। द ऑर्गेजम इज द क्लाइमैक्स ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबल साइकिल इन द शॉर्टेस्ट ऑफ द फेज एंड जनरल लास्ट ओनली अ फ्यू सेकंड। ये बहुत फ्यू सेकंड रहता है, लेकिन इन्वॉल्टरी मसल और कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ये सभी हाईएस्ट लेवल पे जाता है। मसल इन द फिट स्पाज्म, ये जबरदस्त होता है। यहाँ पे सडन फोर्सफुल रिलीज ऑफ सेक्सुअल टेंशन। और इन वुमन द मसल ऑफ द वजाइना कॉन्ट्रैक्ट, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। द यूट्रस आल्सो अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। इन मेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल एट द ब्रेस्ट base of the penis result in the ejaculation of the sperm. A rash और सेक्स फ्लश में appear over the entire body, पूरे बॉडी में ये हो जाता है। फिर बाद में जो भी यहाँ पे अभी कोई मिथ्स भी रहते हैं कि इसमें ऐसा बोला गया है कि वीर्य का गाढ़ापन, वीर्य के गाढ़ेपन या पतलेपन यौवन आनंद एवं प्रजनन की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता, वो पतला या गाढ़ा इसके ऊपर। तो अभी लास्ट जो स्टेज है sexual intercourse during the final stage resolution phase, the body slowly return to its normal level of functioning and swelled and erect body part return to their previous size and color. ये अपने आप फिर नॉर्मल में आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जनरल सेंस ऑफ वेलबींग इंपॉर्टेंट है। अपना ऑर्गेजम होने के बाद हम फीमेल को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिजॉल्विंग फेज भी एक 5-10 मिनट की बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहां पर भी उनको थोड़ा सा पास में रहना इंपॉर्टेंट रहता है। वहां पे उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इमोशनल टच रहना चाहिए। फिर बाद में वो धीरे धीरे अपने बाजू में शुरू हो जाते हैं। तो मेंस आर कैपेबल। अभी इसमें देखिए कि ये दिस फेज इज मार्क्ड बाय जनरल सेंस ऑफ वेलबींग, enhanced is often fatigue, ये हमें थोड़ा सा अशक्तता, कमजोरी देती है थोड़ा बहुत आपने। लेकिन women are capable of a rapid return to the orgasm phase with further sexual stimulation and may experience multiple orgasm, may need recover time, हमें टाइम लगता है रिकवर होने के लिए, ऑर्गेजम फिर से करने के लिए। समझो रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग व्हिच दे कैन नॉट रीच ऑर्गेजम अगेन ऑर्गेजम का ना। तो अभी देखिए कि ये मेल्स में कैसा होता है कि ये डिजायर होने के बाद अराउजल अच्छा होता है, एक्साइटमेंट होता है, प्लेटिव स्टेज हमारी शुरू होती है, फिर बाद में हमारा ऑर्गेजम होने के बाद फिर रिजोल्यूशन स्टेज हमारी आ जाती है और हम स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जब एक ही इसमें एक्साइटमेंट फीमेल में एक्साइटमेंट, प्लेटिव और ऑर्गेजम, तो इसमें क्या होता है कि उनको ये एक्साइटमेंट, प्लेटिव और ऑर्गेजम उसमें रिदम में एक ही इसमें समझो बार बार होता है। रिजोल्यूशन फेज बीच में आता है, फिर बाद में आ सकता है। यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक वो एक ही टाइम में वो बहुत बार आनंद ले सकते हैं। इसलिए
तो यही तो वो इसलिए तो हम बोलते हैं कि कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी क्या है। अगर हमें अभी हम मेल फैक्टर की तरफ जा रहे हैं तो पहले देखेंगे कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी obstructive lesions of the epididymis and vas deferens। epididymis और vas deferens जो हम बोलते हैं ना कि जो हमारे टेस्टिस के यहाँ पे जो रहता है वो epididymis और vas deferens जो रहता है वहां से स्पर्म हमारे सीमेन में जाते हैं, फिर बाद में वो एजैकुलेट होके हमारे वहां से प्रोस्टेट में से वो पाउच से बाहर पड़ते हैं। अदर फैक्टर्स इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने देखा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, ये सब एक्सपोजर टू स्क्रोटम टू हाई टेम्परेचर्स। देखिए जो भी हमारे पास लोग आते हैं कि जिनको बच्चा नहीं होता, ये होता है, मैडम के पास लेडीज जाती है, हम 5वें दिन बुलाते हैं, मेरे पास जेंट्स आता है तो उनको मैं अच्छी तरह से ये प्रोसेस समझा देता हूँ, उसको काउंसलिंग करता हूँ। तो ज्यादा करके लोग जो ड्राइवर लोग रहते हैं और जो जीन पैंट ज्यादा यूज करते हैं उन लोगों को टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि स्पर्म रहते हुए भी वो मोटिलिटी या उसकी जो ताकत है वो कम होती है और उसकी वजह से वो अच्छी तरह से आगे ये नहीं कर पाते और उन्हीं में ज्यादा तकलीफ होती रहती है। स्ट्रेस, हार्मोनल, साइकोलॉजिकल, लाइफस्टाइल, ये हमने देखा है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ हेल्थ फैक्टर्स। हाउ इज मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटेड? अभी ट्रीट कैसा करना है ये एक स्लाइड देखिए कि मेडिकेशंस, हार्मोनल थेरेपी है बहुत सारे जिसमें हम देते हैं कि जो स्पर्म बढ़ाने के लिए, लाइफस्टाइल चेंजेस है, गेट एंड मेंटेन ए हेल्दी बॉडी वेट। देखिए बॉडी वेट के ऊपर कितना जबरदस्त ये है, एक बार साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी हर एक बॉडी का अगर नॉर्मल रहती है तो हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन हमारा जबरदस्त होता है। एक्सरसाइज एंड ईटिंग अ हेल्दी डाइट, यानी हमारा अच्छा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप यूजिंग मरीजुआना यानी ये भांग जो लेते हैं ना, ऋषि मुनि पहले लेते थे, उनका सेक्स डिजायर कम होने के लिए, बाकी वगैरह भांग से ये होता है। स्टॉप एनी इनलीगल ड्रग यूज, एक्सरसाइज डेली करिए। तो मेल सेक्सुअल हेल्थ, मेल लिबिडो, इस जो है मेल फैक्टर उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करता है। तो पहला उसमें कंटेंट है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट यानी मेथी दाना। अभी ये क्या करता है देखिए, इज ए वेरी पॉपुलर लेज्यूमेन एनुअल प्लांट। India is the largest producer of fenugreek extract. Fenugreek seeds are rich in soluble fibers. रिच इन सोल्यूबल फाइबर, इसमें देखिए फाइबर ज्यादा करके सोल्यूबल नहीं रहते, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहते हैं। 80 to 90% जो फाइबर रहते हैं वो जो लेज्यूमेंस के रहो या प्लांट्स के रहो, वेजिटेबल्स के रहो, वो वैसे ही बाहर निकल के चले जाते हैं, लेकिन ये सोल्यूबल है एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन में ये ज्यादा करके। फेनुग्रीक हैज वेरियस कैटेगरीज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वहां से तैयार होते हैं, जिसमें सेपोनिक, स्टेरॉइड्स, अल्कोलॉइड्स, फ्लैवोनॉइड्स ऐसे अलग अलग है, लेकिन इसमें सेपोनॉइड्स आर द मोस्ट एबंडेंट क्लास ऑफ phytoconstituents present in fenugreek. The fenugreek extract used in male factors is standardized to 50% propriety matrix of saponine glycosides, जिसमें each tablet of male factor contains 30 milligram standardized extract of fenugreek seeds. यहाँ से उन्होंने किया है। अभी देखिए रिजल्ट शो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कंज्यूम्पशन 60 मिलीग्राम यानी 300 मिलीग्राम, इसमें तो 600 मिलीग्राम पर डे चाहिए, यानी बीडी हम वो कैप्सूल ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कौन सा भी ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का चाहिए तो 90 डेज तक उसे कंज्यूम करना चाहिए, जब भी सपोर्ट्स नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन, नेचुरल लिबिडो, अराउजल। क्योंकि 90 डेज में हमारा जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस यानी डायबिटीज की वजह से वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हो या पूरा बॉडी फिट एंड फाइन बनता है, जो भी वहां पे सपोर्ट लगता है और फिर बाद में उसकी ये शुरू हो जाती है। फेनुग्रीक seems to slow sugar absorption in the stomach and stimulate insulin, इसलिए also improves the level of testosterone। देखिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल में ज्यादा पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन तो दोनों में भी पाया जाता है, लेकिन मात्रा ज्यादा पुरुषों में रहती है। Pupils commonly use फेनुग्रीक फॉर डायबिटीज, menstrual cramp फीमेल्स में, sexual problems, enlarged prostate, high cholesterol, obesity and may other conditions, but there is no good scientific evidence। अभी जब हमारे वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, तो उनको हम बोलते हैं कि सुबह उठने के बाद 1 चम्मच मेथी दाना खाओ, बाकी का ये खाओ, तो उसमें फीमेल भी लेते हैं, मेल भी लेते हैं। तो ये देखो फीमेल में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, डिस्मेनोरिया जो रहता है वो वहां से कम होता है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेक्सुअल स्टिमुला इन द हेल्दी पीपल, और improve ability and interest in sex in male, increase interest in sex in healthy younger females with a low sex drive। जिनका लो सेक्स ड्राइव है वो 1 चम्मच सुबह भी अगर मेथी दाना अपने फ्यूल के साथ और ये मेल फैक्टर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है।
साइड इफेक्ट्स क्या है, तो थोड़ा स्टमक ब्लोटिंग हो सकता है, जो रहता है ना ये इसमें प्रेग्नेंट वुमेन में ये जमता नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन में थोड़ा सा न्यूबॉर्न को तकलीफ होती है, लेकिन जो डिलीवरी हो चुकी है और जो बच्चा माँ का दूध पीता है उनके लिए तो ये वरदान है, ये तो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है जबरदस्त। स्टॉप टेकिंग फेनुग्रीक एटलीस्ट 2 वीक बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले उसको क्यों ये करना पड़ता है, तो देखिए कि मेडिकेशंस दैट स्लो ब्लड क्लॉटिंग, ये एंटी कोएगुलेटिंग जो टैबलेट हम लेते हैं, वारफेरिन लेते हैं, इकोस्प्रिन लेते हैं, बाकी जो भी लेते हैं ना, उससे वो क्या होता है ब्लीडिंग टेंडेंसी थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई सर्जरी करने का रहे तो ये उन लोगों को बंद करना चाहिए, सामान्य लोगों को नहीं। फेनुग्रीक माइट लोअर ब्लड शुगर, क्योंकि ये इसके ऊपर भी अच्छा डायबिटीज के ऊपर काम करता है, तो थोड़ा सा जिनको डायबिटीज के टैबलेट शुरू है, जिनको क्लॉटिंग के, उनको थोड़ा सा देखना पड़ता, और वो भी सर्जरी के टाइम। थियोफाइलिन यानी अस्थमा जिनको है, थोड़ा बहुत वो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन का इफेक्ट रिड्यूस थोड़ा सा कर सकता है, बस इतना ही इसका ये है, लेकिन उनके बेनिफिट इतना जबरदस्त है कि गुड फॉर लैक्टेशन मदर, देखिए लैक्टेटिंग मदर के लिए अच्छा है, लोअर कोलेस्ट्रॉल, गुड फॉर किडनी ट्रबल, रिड्यूस मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट, मिनिमाइज सिम्टम्स, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कंट्रोल्स डायबिटीज वगैरह, बाकी ये भी चीजों में हमने देखा है। तो अगले अभी फेनुग्रीक टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जबरदस्त कैसे काम करता है, आपको तो पता है टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन मेल्स, ये तो हमें पता है, प्रोमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यही मेल में मूंछ दाढ़ी बाकी ये भी जो है वो करता है, और इन हेल्थ एंड वेलबींग इंक्लूड मूड बिहेवियर एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ये वेलबींग भी हमारा बढ़ता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ता है। अभी बेसिक फैक्ट टेस्टोस्टेरोन पे 3 स्लाइड देखिए, testosterone is the main male sex hormone, but females also have small amount of it. It is a steroid hormone produced in the men's testicle and women's ovary. उनके भी अंडाशय में तैयार होता है, मेल के भी। Adrenal gland also provide this. तो इसकी वजह से क्या होता है कि लेवल आर इम्पोर्टेंट फॉर जनरल हेल्थ, डिसीज रिस्क, बॉडी कंपोजिशन, सेक्सुअल फंक्शन, एवरीथिंग एल्स। तो इसमें भी ये होता है इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल कैन कॉज रैपिड गेन इन मसल मास। देखिए हमें वेट लॉस जब करने आते हैं तो हमारे यहाँ पे खाली फैट लॉस होता है, वेट गेन भी होता है, मसल गेन बढ़ा के। अभी ये थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छा है, ऑप्टिमम लेवल में है, अपने मेल फैक्टर से बढ़ता है, हमारे न्यूट्रिशन से भी बढ़ता है, अगले स्लाइड में हम देखेंगे, तो उससे कैसे हम फिट एंड फाइन होते थे, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से शार्प माइंड होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हैप्पीनेस आता है, इंक्रीज मसल टेंशन अच्छा होता है, मसल मास, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन और लिबिडो फंक्शन दूर हो जाते समझो, और स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं, एनर्जी और हार्ट हेल्थ भी हमारा अच्छा रहता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल जब कम रहता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी चल रही है, इसके ऊपर हम ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, अपने फोरम पे ज्यादा नहीं रहते, तो ये लो एनर्जी पे रहते हैं हम दिन भर, फिर बाद में ब्रेन के ही प्रॉब्लम कुछ शुरू हो जाते हैं, मोनोकाइक आजार, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ते हैं, फैट बढ़ता है अपना, इंक्रीज रिस्क ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड लिबिडो, लो लिबिडो हो जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी जल्दी से टूटती है, गिरने के बाद भी पुलिस फ्रैक्चर से होते हैं। टेस्टोस्टेरोन तो हमें पता है इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के लिए एक्सरसाइज हमारे फोरम पे किया जाता है, वो एक्सरसाइज लेवल से ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और एक्सरसाइज वाज मोर बेनिफिशियल देन वेट लॉस डाइट, यानी डाइट के साथ भी एक्सरसाइज उतना ही इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ हम ये देते हैं। फिर बाद में जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जब करते हैं हम, तो उसके साथ यहाँ पे देखा है टेकिंग कैफीन एंड क्रिएटिनिन, जो बोलते हैं ना कैफीन, जो हमारा हर्बा कंट्रोल टैबलेट जो हमारे पास आता है वो कैफीन है, तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन अच्छा बनता है, और जो हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं हम प्रोटीन पाउडर, उसमें भी यही टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और फिर बाद में कांस्टेंट डाइट ऑफ ओवर ईटिंग में डिस्टर्ब टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी ज्यादा अनहेल्दी जब ईटिंग करते हैं हम, यानी कभी कभी ज्यादा मात्रा में ड्रिंक करते हैं, उसके साथ जो कंज्यूमशन ज्यादा होता है हमारे अलग अलग इसका, तो भी बैड कैलोरीज अंदर जाते हैं, और फिर बाद में उससे भी हमें तकलीफ होना शुरू हो जाता है स्ट्रेस फैक्टर की वजह से। इसकी वजह से जरा अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है, लिबिडो आती है, तो उसके साथ हम ब्रेन हेल्थ वगैरह बाकी पे यूज करते हैं। सनलाइट में भी, और विटामिन D3, कैल्शियम, उससे भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट होता है। तो हमारे शेकमेट में जो हम लेते हैं जबरदस्त, उसमें भी ये आता है, कैल्शियम टैबलेट भी हम उसके साथ देते हैं, मल्टीविटामिन जिंक बी कॉम्प्लेक्स, ये भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन हमारा, और डायनोशिक भी बहुत अच्छा उसके ऊपर कारगर होता है। जिंजर एक्सट्रैक्ट में आल्सो बूस्ट योर एनर्जी लेवल और testosterone level. It improve many health benefits. Most of studies are as analyzed, but one studies it can boost testosterone 70%. तो हमारा जो चाय है, जो बोलते हैं हम फ्रेश, उसमें भी जिंजर युक्त फ्रेश जो रहता है,
उसमें हम नींबू लेके लेते हैं, और गेटिंग गुड स्लीप इज द जस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट हम न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सरसाइज सुबह के फोरम पे करते हैं, लेकिन जो हमारा अच्छा ये रहता है, तो नाइट वर्क की वजह से भी हमें जबरदस्त नींद भी आती है, और थोड़ा स्लीप न्यूट्रिशन भी हमारा अच्छा होता है। तो रीजन टू इंक्लूड मेल फैक्टर इन मेंस डेली रूटीन, ये डेली रूटीन में ये हमें क्यों लेना चाहिए? टॉपिक ऑफ सेक्सुअल हेल्थ और वेलबींग इज वेरी लेस स्पोकन और रैदर कंसिडर्ड टू, ये हमने देखा है। तो फिजिकल स्ट्रेस, अभी देखे कि ये T20 की यांत्रिक युग में हमारा शारीरिक कष्ट खुद कम होकर मानसिक तान तनाव बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति से हमारा जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उससे हम टूटते चले जा रहे हैं। बढ़ती व्यसनाधीनता और जो भी कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल, और उसकी वजह से स्मोकिंग, ये इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और इसकी वजह से जो है ना, वो स्ट्रेस कैन अफेक्ट मैंस वाइटलिटी थ्रू मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग इससे। बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट, रिलैक्सेशन नहीं मिलता, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप हमें नहीं मिलती, मेंटल डिस्टर्ब रहते हम। इन एडिशनल मेन कैन सप्लीमेंट देयर डाइट विच इंग्रेडिएंट्स हेल्प टू सपोर्ट्स, ये मेल फैक्टर में ये सभी ब्लेंड ऑफ स्टैंडर्ड फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट, पाइन बार्क एंड L-citrulline, ये सभी सपोर्ट मेल सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल हेल्थ एंड लिबिडो के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। हाउ टू कंज्यूम, तो टेक 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, और ये मेल फैक्टर इज डिजाइन्ड फॉर मैन मेन, आइडियल कंजम्पशन बाय मैन अबव 25 इयर्स के आगे हम ये ले सकते हैं, लेकिन उससे कम इसमें अगर किसी की शादी हुई हो तो हम ये जरूर ले सकते हैं। कैन दिस प्रोडक्ट बी टेकन व्हेन समवन हैज एनी मेडिकल कंडीशन एंड आर अंडर मेडिकेशंस, हमने आगे पहले देखा था कि जिसमें चिल्ड्रंस में ये थोड़ा सा ये है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जमता नहीं, और फिर बाद में जिनको दमे का ज्यादा शिकायत है और जिसको धाप अभी लग रही है उनको, नहीं तो दमे की शिकायत रहती है, उनको तकलीफ कुछ होती नहीं है। तो मेल फैक्टर आर टोटली वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये। एक बार डब्बी लाने के बाद ये 2 बरस तक हमारे पास अच्छी तरह से रह सकती है। स्टोर इन लाइट टाइटली क्लोज इन कूल और ड्राई प्लेस में, ये सनलाइट अवे फ्रॉम सनलाइट ये थोड़ा सा रखिए, और चिल्ड्रन से दूर रखिए। इन दिस प्रोडक्ट मेडिसिन, इट इज नॉट मेडिसिन, हमने पहले देखा, दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, दिस प्रोडक्ट इज नॉट टेस्टेड टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज। ये तो हमने देखा है कि ये जो है वो एक सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, कि जिसके बारे में तो कभी कभी क्या होता है कि ये लेते टाइम जब कभी कभी ये थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि जैसे पेशाब के साथ धातु निकलता है तो कोई बीमारी है क्या, ऐसा कोई पूछते हैं, लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड तथा यूरेथ्रल ग्लैंड का स्त्राव रहता है, ये कोई ये नहीं रहता है। तो ये थोड़ा मिथ्स जो रहता है, स्वप्नदोष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वप्नदोष दबी हुई यौवन इच्छाओं की एक अभिव्यक्ति है, जिसमें शारीरिक परिपक्वता के पश्चात वीर्य निश्चित ही निकल जाता है, तो ये थोड़ा बहुत होता है। तो इसमें भी ये अगर किसको स्वप्न दोष है बाकी की ये, तो उसको ये पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, जो देवदारू जो इसमें कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देवदारू जो है, तो ये आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त इसका ये उपयोग है, कि जिसमें जो बोलते हैं ना गुप्त रोग, इसमें उसमें भी, और कमर दर्द, बाकी का पेन किलर बोल के बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें पाइन बार एक्सट्रैक्ट में जो भी है वो पिक्नोजेनॉल, ऑलिगोफिनॉल, फेवेनजॉल ऐसे ये है, यानी समरी का पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट इज मेड फॉर द बार्क मैरिटाइम पाइन ट्रीज, जैसे भी ये है। तो सम देखेंगे हम आगे, इसमें है पूरा। इट्स थ्रू दैट द एक्सट्रैक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है, एंटी माइक्रोबियल काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी ये करता है, इसलिए गुप्त रोगों पे बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ ये लाइक कैंसर, हार्ट डिसीज, न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस में भी ये जबरदस्त काम करता है, और इसकी वजह से ये प्रमोट फॉर हेल्थ बेनिफिशियल के लिए बहुत अच्छा है। पिक्नोजेनॉल, ड्यू टू इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स, researchers are beginning to investigate it as a possible therapeutical for the novel coronavirus। कोरोना वायरस के ऊपर भी ये पिक्नोजेन जबरदस्त काम करता है, उसके ऊपर उनका ये चालू है, यानी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, और इसका जो काम है वो हेल्दी हार्ट और कार्डियोवास्कुलर। मैंने बोला था कि वहां पे ब्लड फ्लो ऑर्गन में जाने के लिए, पेनिस को वहां पे ब्लड भेजने के लिए भी हमारा हार्ट अच्छा चाहिए, वहां का सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे चाहिए, ये सभी ये एक ही इसमें काम करता है। देखिए कितना जबरदस्त वर्कआउट करता है, खाली लोकल नहीं है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ब्लड क्लॉट्स, जो भी ब्लड क्लॉट्स रहते हैं वहां पे जाने आने के लिए मार्ग अगर रहता है, तो इम्प्रूव वेनस फंक्शन आल्सो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने फोरम पे एक पिक्नोजेनॉल कंटेंट एक सेल एक्टिवेटर भी एक काम करता है, जो उसके सपोर्ट में आप
इसका यूज कर सकते हो इसको। तो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट तो हमने देखा है कि क्रोनिक डिसीजेस लाइक नॉन कम्युनिकेटिव डिसीजेस में भी ये पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट यूज होता है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी ये जबरदस्त इंप्रूव एचडीएल लेवल डिक्रीज करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लोअर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ये कम करता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में भी ये जबरदस्त काम करता है। तो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट हमारे लिए जो एथलेटिक्स परफॉर्म में भी बहुत अच्छा काम करता है। अल्जाइमर डिसीज, ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो भी रहते हैं, तो लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो हमारा रहता है कि जो इरेक्टाइल होना और ज्यादा देर तक टिकना, इसके लिए ये ज्यादा करके यूज हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट कंटेंट है इसमें वो सिट्रोलिन। देखिए सिट्रोलिन जो जबरदस्त ज्यादा किस में रहता है, तो आप फोटो में देख रहे हैं कि ये जो है ये तरबूज में रहता है, लेकिन उसको इंजेक्शन दे के लाल करता है ना, तो हमें उल्टा इफेक्ट कर देता है। हेल्प बूस्ट योर सर्कुलेशन एंड परफॉर्मेंस। देखिए बेनिफिट ऑफ एल-सिट्रोलिन: बूस्ट एथलेटिक एंड्योरेंस, सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, प्रमोट हार्ट हेल्थ, फोर्टिफाइड इम्यून फंक्शन भी ये बढ़ाता है। देखिए यानी ये खाली सेक्स के लिए नहीं है, तो ओवरऑल वेल बीइंग के लिए हमारा मेल फैक्टर जबरदस्त काम करता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा। एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रोलिन, एल-सिट्रोलिन कन्वर्ट इनटू एल-आर्जिनिन, एल-आर्जिनिन फिर एल-सिट्रोलिन, और ये दोनों भी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड ये करते हैं, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन अच्छा होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस जो रहता है वेजोडाइलेशन होने की वजह से ये एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। पूरी रात जिसको घूरने की आदत है, समझो ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसको जाता है, नींद अच्छी आ जाती है। पूरे ऑर्गन में सर्कुलेशन अच्छा रहने की वजह से रात भर न्यूट्रिशन अच्छा होता है। और हमारे पेनिस में और वजाना में भी ये सर्कुलेशन अच्छा बढ़ने की वजह से हमारा सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल हेल्थ ज्यादा देर तक ये टिकता है। और ये जबरदस्त वहां पे काम करते हैं। जैसे वायग्रा जो रहती है वो वहां पे खाली वेजोडाइलेशन का काम करती है और ब्लड फ्लो ज्यादा करके हार्ट रेट ये ज्यादा करती है, लेकिन कहीं पर भी वो न्यूट्रिशन लेके नहीं करती, वो फटके मार के करती है। इसलिए कई कई दो बार वायग्रा लिए है और हार्ट अटैक से बड़े बड़े नेता भी चले गए, आपको पता है। तो वैसे भी ये हो सकता है। तो अब ये देखिए कि ये कैसा ये द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिट्रोलिन इज अल्फा अमाइनो एसिड। ये सिट्रोलिन इज ये बेस्ट सप्लीमेंट है, इज एन अमाइनो एसिड नॉर्मली मेड बाय द बॉडी कन्वर्ट L-citrulline to L-arginine, another type of amino acid. L-arginine improve blood flow. It also create nitric oxide gas that help dilated blood vessel. Dilated यानी हार्ट डिसीज को ये अच्छा काम करता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को क्लोग्ड आर्टरीज बिकम, जो कोई आर्टरी में ब्लॉक है तो वो भी वाइडनिंग हो जाते हैं। अच्छा ब्लड फ्लो हमारे हार्ट को, ब्रेन को शुरू हो जाता है, और हर एक ऑर्गन को। द सेम इफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स हेल्प इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। द L-citrulline to no path increase the blood flow to a mens genita, यानी ये ऑर्गन के यहाँ उसका सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाता है। इन वन स्टडी दिस इंक्रीज इन ब्लड फ्लो हैपेंस टू डिक्रीज सिम्टम्स ऑफ माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इंप्रूव द एबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन। यानी अगर उसका ब्लड फ्लो वहां पे कम हो गया हमारा किसी हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही प्रॉब्लम दूर करने के लिए हैव बीन एनी स्टडीज ऑन द यूज ऑफ L-citrulline इन द मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हमें ये काम करता है। तो मेल फैक्टर के साथ अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसको है, तो नाइट वर्क जो हमारा ये है जबरदस्त, जिसने बी ए नाइट वर्क साइंटिस्ट ने निकाला था, उसको नोबेल प्राइज दिया है अपने जो वर्ल्ड बेस्ट जो प्राइज है, नोबेल प्राइज विनर जी है। इसके लिए L-arginine इसमें है, L-citrulline दोनों भी है इसमें। तो मेल फैक्टर से ये भी हम हमारे शेक में ले सकते हैं, या 1 चम्मच 250 ml पानी में भी ले सकते हैं। इसका जबरदस्त इफेक्ट पूरे जिसको कार्डियक, ब्रेन प्रॉब्लम, बाकी के इस भी ऊपर काम करता है। तो हमने देखा है कि L-arginine एसेंशियल अमीनो एसिड है, एथलेट्स में ज्यादा करके इंक्रीज ब्लड फ्लो टू टर्न एवरीबॉडी, एंड फ्लो होने की वजह से, डायलेटेशन होने की वजह से मोर ऑक्सीजन टू एक्सरसाइजिंग मसल एंड फ्यूल, वहां पे ऑक्सीजन पुरवठा भी ज्यादा होता है। और L-citrulline कंपाउंड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू L-arginine इन किडनीज, बरोबर। L-citrulline पहले रहता है, वो L-arginine में कन्वर्ट हो जाता है कहीं पे किडनी में जाके। सिट्रुलिन इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा अर्जिनिन मोर देन L-arginine, यानी L-arginine से भी L-citrulline इंपॉर्टेंट है। हेंस L-citrulline सप्लीमेंटेशन इज कंसिडर्ड बेटर देन L-arginine इटसेल्फ। देखिए यानी L-arginine से भी जबरदस्त इसमें है। ये लास्ट स्लाइड होगी। वाटरमेलन इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, फूड सोर्स ऑफ L-citrulline. लेज्यूमेंस, मीट, राजमा, नट्स also contain the amino acids, वही
but most people use supplement to increase the amount of L-citrulline in their diets. ये हम डाइट में हम यूज कर सकते हैं. L-citrulline is a non-essential amino acid. It is highly concentrated in watermelon. और ये भी जो है कि मेल फैक्टर contains 9.19 मिलीग्राम ऑफ L-citrulline पर टैबलेट. तो ये लास्ट स्लाइड देखेंगे, जेंडर एंड मेल सेक्सुअल. तो क्या होता है? मेन थिंक मोर अबाउट सेक्स एंड वांट मोर सेक्स, masturbate more, want more and have more partner, consistency across culture, have more sexual dysfunction as they age. वैसे लेकिन वुमेन्स में desire for sex more often linked to relationship, status and social norms, tend to be more ashamed of appearance flow, may interfere with sexual satisfaction. At all ages, women are more likely than men to report sexual dysfunction. उनमें जल्दी हो जाता है 35-40 ईयर में उनका थोड़ा सा डिजायर कम होने लगता है, वैसे मेल्स का 60 वर्ष तक. इसके लिए हुए वुमन चॉइस, ये फीमेल के लिए, इतना याद रखिए. फीमेल के लिए अभी एक टॉपिक हुआ है जो डॉक्टर रमा मौर्य मैडम ने लिया है, और मेल के लिए अभी वुमन मेल फैक्टर हुआ है. तो हमारे जैसा ही काम वुमन चॉइस फीमेल में करती है. एक स्लाइड में मैं बताना आपको चाहता हूँ. अगर आपके फीमेल को आपने ये शुरू किया, अपन खुद अगर मेल फैक्टर हमने शुरू किया, तो दोनों ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके ये अच्छी तरीके से ये काम करता है. जैसे L-citrulline, ये बाकी मेल अरोजल, मेल सेक्स, मेल लिबिडो, इसके ऊपर ये काम करके जबरदस्त वर्कआउट हो जाता है. स्पेशल थैंक्स ऑल गेस्ट स्पीकर, सीनियर लीडर्स, एसोसिएट्स, माय फैमिली मेंबर जो आप यहाँ पे सुन रहे हैं, और माय फ्रेंड्स. यस, जिस किसी ने आपको लिंक दी है उसको थैंक्स कहना है. थैंक यू इस फोरम का, जिन्होंने मुझे आप लोगों का यस, थैंक यू. Wow, what an amazing session. What detailed study, Anand sir. Really, really heartiest congratulations. एक एक स्लाइड पे आपने इतने अच्छी तरह बात की है. आई एम श्योर कि अगर कोई नॉन मेडिको पर्सन भी होगा तो भी उससे सारी बातें डिटेल में समझ में आई है. तो थैंक यू सो मच एक बार सभी की ओर से आपका. और अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है, जो लोग नए जुड़े हैं खास करके हमसे, तो आप डेफिनेटली हैंड रेज करके हमारे आनंद सर को आप सवाल पूछ सकते हो. कोई ऐसा है जिसके माइंड में कुछ सवाल है, या अगर हैंड रेज करने में अगर परेशानी है तो आपने अगर ऐसा हाथ भी हिला दिया तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे. एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं मैं, कैमरा जरूर ऑन रखिए ताकि हम आपको देख सके, और आपके अगर माइंड में कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो. यस, किसी के माइंड में कोई सवाल, कोई शक? सारे मेल्स ही है कॉल के ऊपर, तो आप बिल्कुल जो भी माइंड में आपके आ रहा है आप डेफिनेटली पूछ सकते हो. एक्चुअली आनंद सर ने इतना बढ़िया तरीके से सारी बातें समझाई है कि शायद है कि किसी के माइंड में कुछ सवाल हो, तो फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप जरूर पूछ सकते हो. ओके. यस, इतनी बार तो हमें समझ में आया कि मेल फैक्टर खाली इसी एक पे नहीं है, तो पूरे बॉडी को कैसे जबरदस्त और फिट एंड फाइन रखता है, इसमें समझ में आया. और हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए उसके साथ हमारा न्यूट्रिशन, मॉर्निंग कॉल पे जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो भी कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें समझ में आया. तो ये सभी हमारी लाइफस्टाइल हम छोड़ के, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल छोड़ के हम एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर आएंगे तो हमें कौन सी बीमारी कभी नहीं होने वाली. ये जबरदस्त सप्लीमेंट हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए है. थैंक यू. राइट, थैंक यू सर. यस, अनिल सर कुछ शेअर करना चाहते हैं? हा सर, सेशन खूप छान झालं. म्हणजे बऱ्यापैकी माहिती सगळी मिळाली. मला फक्त एक असं सरळ प्रश्न असं विचारायचा होता की आता जे काही उत्तेजक गोळ्या म्हणून जे काही बाजारामध्ये आलेले आहेत ते जे की मेडिकल मधून घेतोय, त्याच्यापेक्षा आपलं जे आपण तुम्ही जे सांगितलं होतं की जे मेल फॅक्टर आहे हे कितपत सुरक्षित आहे किंवा उपयोगी आपलं ठरू शकतं का सर? यस, जबरदस्त ये है कि आपने बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा अनिल सर. अभी एक लास्ट के आपने एक 5 मिनट रहे हैं तो उसमें मैं बोलूंगा कि जबरदस्त इसमें कैसा है कि अगर हम गन्ना का जूस पीने हम जाते हैं तो देखते हैं कभी कभी कि वो गन्ने के जूस में वो कितनी बार गन्ना यहाँ से निकालता है उधर बेचता है.
उधर से निकालता है इधर भेजता है, वो निचोड़ के लेता है, क्योंकि उसमें का जो सार है वो खींच के वो लेता है। तो वैसे टैबलेट से वो केमिकल है, वो केमिकल से खाली क्या होता है कि वेजो डायलेशन हो के वहां पे ब्लड सर्कुलेशन खाली बढ़ता है और जब तक उसका परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन वो बाय हुक या क्रुक मेथड वो करके लेता है, जिसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट हमारे हार्ट पे होता है, ब्रेन पे होता है, नसों पे होता है, जो हमारे पेनिस के जो नस होते हैं वहां के उसके ऊपर भी उसका गलत तरीके से वापर हो जाता है और उसकी आदत भी लग सकती है। लेकिन ये जो है ये पूरे बॉडी का नरिशमेंट करके ब्रेन का, हार्ट का, पूरे बॉडी में के शरीर में का नर्वस सिस्टम से लेके हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका लेके पूरे पेनाइल मसल का और वहां के सर्कुलेशन का वो जबरदस्त वो ये करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ते जाता है, उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं होता, उसका फटीग नहीं आता, रिबाउंड फटीग जो बोलते हैं उसे, ये लेने की वजह से ये एक जबरदस्त लॉन्ग टर्म हम कर सकते हैं। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो बॉडी को नरिश नहीं करता, वो बॉडी को फटके मार के काम करवा लेता है। ये हमको न्यूट्रिशन देके हमको प्यार से ये काम करके लेता है, इतना ही देखिए, वो कामगार की तरह हमें हमसे काम करके लेता है, एक फैमिली मेंबर की तरह हमसे ये काम करवा के लेता है। तो उसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म हम पूरे जिंदगी भर बिना कुछ उसके साइड इफेक्ट लिए हम आगे तक जा सकते हैं। वैसे इससे ठराविक इसके ऊपर होता है और उसकी डिपेंडेंसी भी लग सकती है, और ये मेडिसिन है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये इन जनरल बॉडी को टॉनिक है, ये दोनों में फर्क है। तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसके साइड इफेक्ट मिनिमल है, इतना ही नाही ऐसा। सर अजून एक प्रश्न असा होता की जे आता आपण जे मेल फॅक्टरची पूर्ण माहिती खूप छान सांगितलीच आहे की मला एक असं विचारायचं जसं की आता सर आपण एखादी झोपेची गोळी खातो आपण, म्हणजे डॉक्टर लोक झोपेची गोळी सजेस्ट करतात, ती गोळी खाल्ल्यानंतर आपल्याला संध्याकाळी झोप लागते, म्हणजे तो असर दाखवायला लगेच चालू करते। मला फक्त असं एक विचारायचं होतं की जे काही बाजारामध्ये जे काही उत्तेजनाची गोळी असतात ना ते खाल्ल्यावर म्हणजे लगेच समजा आपण जेव्हा मीटिंग करतोय अर्धा घंटा ते लोक घेतात आणि तो विषय सगळा होतोय। मग हे जे मेल फॅक्टर जे आहे सर हे साधारणतः आपण म्हणजे कधी घ्यायला पाहिजे किंवा किती दिवस घ्यायला पाहिजे? येस, एक तर मी म्हणेल की कमीत कमी 3 महिने तरी आपण हे मेल फॅक्टर घेतल्यानंतर हे जे चांगल्या बॉडीचं जे काही आपल्या बॉडीचं क्लिन्झिंग, न्यूट्रिशन ह्या सगळ्या गोष्टी होऊन हे चांगलं काम करायला लागतं। मिनिमम 90 डेज जेव्हा आपण घेतो आणि त्यानंतर बीडी, आम्ही ज्यावेळेस सुरुवातीला काही वाटत होतं तेव्हा बीडी म्हणजे सकाळ संध्याकाळी घेतली, त्यानंतर एक फूड सप्लिमेंट म्हणून न्यूट्रास्यूटिकल म्हणून रोज एखादी गोळी घ्यायला हरकत नाही। तुम्ही इव्हिनिंग टाइमला तुम्ही हे इव्हिनिंगच्या फ्यूल बरोबर किंवा मॉर्निंगच्या फ्यूल मध्ये जरी घेतलं तर चालतं, असं काहीच प्रॉब्लेम नाही येणार। ओके सर, थँक्यू सर। यस येस, कंटिन्यू लाईफ लॉंग तुम्ही घेऊ शकता। यस राईट। अनिल सरांच्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आय एम शुअर त्यांना मिळालं असेल। आता आपण जाऊया डॉक्टर सुधीर सरांकडे। येस, आनंद सर खूप अमेझिंग सेशन झालं, आपण अगदी डिटेल प्रत्येक बाबीचं इथे सविस्तर वर्णन केलं। तर मी थोडं एक व्हॅल्यू ऍड करू इच्छितो। ऍक्च्युली पूर्ण नॉलेज तर आपण सांगितलेलंच आहे। काय असतं ना की हे जे ऍक्ट आहे सेक्शुअल ऍक्ट, तर शेवटची स्लाइड एक सरांनी दाखवली होती आनंद सरांनी की पुरुषांना कामेच्छा जी आहे ते जास्त प्रमाणात असते आणि काही समज आणि गैरसमज पण त्याबरोबर असतात। ओके, तर याच्यामध्ये मला वाटतं की लैंगिक शिक्षण आपल्या जनरेशनला तर मिळालेलंच नाहीये, आता थोडं बहुत प्रमाण चालू केले, पण आपली ही जे जनरेशन आहे तर त्यांना या पूर्ण प्रोसेस बद्दल खूप अज्ञान असतं आणि आपण चर्चा करतो कोणाबरोबर, आपले जे क्लोज फ्रेंड आहेत त्याच्याबद्दल, आणि त्या मित्र लोक हे फार गैरसमज पसरवतात। एक अशी भूक वेगळी आहे तशी ही कामेच्छा पण वेगवेगळी असते। ओके, तर याच्यामध्ये कोणीही कंपॅरिझन मध्ये जाऊ नका, कारण तो फक्त सांगतोय, प्रत्यक्षामध्ये किती करतोय त्याची त्यालाच माहिती। आणि दुसरा एक गैरसमज काय की आता प्रत्येकाकडे इंटरनेट आलेलं आहे, मोबाईल मध्ये इंटरनेट आलेलं आहे, त्यामुळं पॉर्न मूव्ही पाहणे एक कॉमन प्रॉब्लेम सगळीकडे झालेला आहे। ओके, आणि काय झालं ना की आपण म्हणजे ज्या उपलब्ध मूव्ही आहेत त्यामध्ये असं झालंय पाश्चात्याचा खूप पगडा त्यावरती आहे आणि अतिशयोक्ती करून ते दाखवले जातात। एक त्यांची जी पॉर्न मूव्ही आहे ते अर्धा तास चालते आणि मग त्यावेळेस मग आपल्या मनामध्ये अशी एक शंका येते की अरे ते अर्धा तास सेक्स करतात, तर मग आपण कुठेतरी कमजोर झालोत का, मग आपण कुठेतरी काहीतरी आपल्यामध्ये कमी आहे का? तर मित्रांनो बिलकुल नाही। नॉर्मल
जो सेक्स पिरियड आहे तो काही म्हणजे अर्ध्या मिनिटापासून नॉर्मल अवरेज जो टाइम आहे तो 2 मिनिट आहे फक्त. अवरेज इंडियन सेक्स टाइम जो आहे ना तो 2 मिनिटे आहे. तर त्यामुळं कोणीही असं अतिशयोक्तीमध्ये जायचं नाही किंवा न्यूनगंडात जायचं नाही. तर प्रत्यक्ष सेक्स क्रिया म्हणजे फक्त इंटरकोर्स नाही बरं का. पेनिसचं वजाण्यामध्ये पेनिट्रेशन करणे आणि इंटरकोर्स करणे ही एवढीच क्रिया मर्यादित नाही, तर फोर प्ले महत्वाचा आहे. वुमेन्सला प्रत्यक्ष इंटरकोर्स पेक्षा फोर प्ले आवडतो. फोर प्ले मध्ये म्हणजे बोलणं आलं, शरीराला स्पर्श करणं आला, इंटिमेट जे टॉक आहे ते आलं. ओके, ह्या क्रिया फोर प्ले जेवढं जास्त वेळ कराल तेवढं फिमेल मध्ये एक्साइटमेंट जास्त होतं, त्यांना ऑर्गेझम त्यावेळेस पण होऊ शकतो. ओके, आणि फोर प्ले झाल्याच्या नंतर वुमेन एक्साइट होतात आणि प्रत्यक्ष इंटरकोर्स मध्ये पुरुषांना आनंद येतो. ओके, तर कोणीही फक्त इंटरकोर्स म्हणजे फक्त ती फिजिकल ऍक्टच असं समजू नका. तर फोर प्ले, प्रत्यक्ष इंटरकोर्स आणि इंटरकोर्स झाल्याच्या नंतरचा वेळ सुद्धा महत्वाचा आहे. नाहीतर काय आपल्याकडे काय प्रत्येक गोष्टीला घाई असते आहे की नाही. चला इंटरकोर्स झाला, तू वेगळी मी वेगळा. ओके, मग नंतर काही टॉक पण होत नाही. मग काय होतं की जर त्या फिमेलचं ऑर्गॅझम जर झालं नसेल, ओके, फोर प्ले मध्ये झालं नाही, कारण आपल्याकडे इंडियन आता आमच्याकडे पेशंट्स खूप येतात तर मला ते इन जनरल माहित आहे. तर आपल्याकडची अशी टेंडन्सी आहे की वुमेन्सला फोर प्ले करून एक्साइट करायचं असतं, हे आपल्या गावीच नसतं. आपण जाणार प्रत्यक्ष 2 मिनिटामध्ये 1-5 मिनिटामध्ये इंटरकोर्स करणार आणि लगेच वेगळं होणार. तर त्यामुळे काय होतं की वुमेन्सला ऑर्गॅझम असं काही होत असतो ही कल्पनाच नसते आणि मग ती कुठेतरी तिची इच्छा अधुरी राहते. मग तिचा कोंडमारा होतो मनाचा आणि ते हॉर्मोन्स जर निचरा जर झाला नाही तर मग ते आतमध्ये धुमसत राहतात. आणि मग काय होतं, आता काही फनी म्हणजे वाक्य लिहिलेले आहेत आमच्या ऑथरनी. ते म्हणतात की जी स्त्री सेक्स नंतर तृप्त होत नाही तर ती मग उद्या आपण काय यांच्याशी भांडायचं ती त्याच रात्री ठरवते आणि त्यांचं फॅमिली लाईफ डिस्टर्ब होतं. ओके, आपण तरी म्हणजे विचार करतो की अरे ही कालपर्यंत चांगली होती, आज हिने नवीन काय भांडण उकरून काढलं. पण हे डिझायर हे मूळ असतं रात्रीच्या सेक्समध्ये. तेवढा वेळ आपण प्रॉपर देत नाही. मग आता आपण इथे अंतर्मुख व्हायचं आहे की आपण फोर प्लेला कमी वेळ दिला का, प्रत्यक्ष इंटरकोर्सला कमी वेळ दिला का. बरं, इंटरकोर्स झाल्याच्या नंतर तरी आपण वेळ देऊ शकतो, मग तिथे वेळ कमी दिला का. आणि इथे त्यांच्या भावनाची कदर केलीच पाहिजे. कारण बघा, चांगला सेक्स जर झाला तर तो आपल्या हेल्थ करताही चांगला आहे आणि आपल्या पार्टनरच्या, आपल्या बायकोच्या हेल्थ करताही तेवढंच चांगलं आहे. ओके, ती कुठेतरी अतृप्त राहिली तर आपलं पूर्ण फॅमिलीचं हेल्थ डिस्टर्ब होणार आहे. ओके, तर याच्याकडे थोडं सिरियसली आपण बघितलं पाहिजे. आणि इथे जे सरांनी जी गोळी सांगितली, ओके, ते एक न्यूट्रिशन आहे, मेडिसिन नाहीये. आणि न्यूट्रिशन आपण चालू केल्याच्या नंतर आज चालू केले की लगेच उद्या इफेक्ट मिळणार नाही. तर आपल्याला ते कमीत कमी 3 महिने घेतलं पाहिजे, बिलकुल त्याच्यावर विश्वास ठेवून. आणि माझा तर अनुभव असा आहे की बाजारातल्या कोणत्याही प्रोडक्ट पेक्षा हे प्युअर प्रोडक्ट आहे आणि ह्याचे रिझल्ट्स अमेझिंग आहेत. आणि या प्रोडक्ट बरोबर आम्ही काही बोनस तुम्हाला देतो. जेव्हा तुम्ही हे न्यूट्रिशन विकत घेता, न्यूट्रिशन डायरेक्ट ऑर्डर करता, या कोचच्या थ्रू इथे जोडता, त्यावेळेस तुम्हाला काय मिळणार आहे, ही अमेझिंग कम्युनिटी मिळणार आहे. तुम्हाला रोज सकाळी आणि संध्याकाळची लिंक मिळणार आहे जिथे एक्सरसाइज आम्ही शिकवतो. त्यानंतर रोज एक डॉक्टरचं टॉक तिथं होतं आणि एक्सपिरियन्स शेअरिंग होतं. मग एक अमेझिंग कम्युनिटी तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणजे एक प्रोडक्ट जर तुम्ही घेतला तर ही पूर्ण कम्युनिटी तुमच्या करता मिळते. तुम्हाला एक कोच मिळतो ज्याच्याशी तुम्ही फक्त याच विषयी नाही तर आपल्या स्वतःच्या आणि फॅमिलीच्या हेल्थ विषयी पण चर्चा करू शकता. ओके, हा एक बोनस आहे. आणि दुसरं, आता सगळ्यांचे क्वेश्चन झाल्याच्या नंतर मी तुम्हाला एक अमेझिंग एक्झरसाइज शिकवणार आहे. सरांनी पूर्णच्या सांगितलं, किगल एक्झरसाइज सरांनी सांगितलं. तर प्राचीन भारतीयांना, आता आपण जे म्हणतो ना, प्राचीन भारतीय आपले जे होते 5,000 वर्षापूर्वीच पासूनचा आपल्याकडे इतिहास आहे. जे आपण अजंताच्या केव्ज मध्ये आपण चित्र पाहतो, कसे चित्र आहेत, धष्टपुष्ट लोक आहेत आणि चेहरा बघण्याचा, चेहऱ्यावर एक हॅपीनेस आहे. ओके, याचा अर्थ काय, चित्रकार, त्या शिल्पकाराने असं ते कार्विंग केलेलं आहे की त्या मूर्ती ज्या इंटरकोर्सच्या स्थितीमध्ये दाखवलेल्या आहेत
तर एकमेकाच्या आलिंगनामध्ये ज्या मूर्ती दाखवल्या चेहऱ्यावर पण त्यांच्या प्लेजर दिसतो. ओके, म्हणजे हे प्लेजर मिळवण्याची गोष्ट आहे. ओके, तर याच्याकरता काही 1-2 एक्झरसाइज प्रामुख्याने या संहितामध्ये, जुन्या संहितामध्ये आढळतात. एक आहे अश्विनी क्रिया आणि एक आहे वज्रोळी क्रिया. ओके, त्या मी आता तुम्हाला 5 मिनिटांमध्ये, जर तुम्हाला वेळ असेल प्रोव्हाइडेड, ओके, तर मी तुम्हाला शिकवणार आहे ऑन द फोरम. ओके, कारण तुम्ही एवढा वेळ झाला इथे आलात, हे ऐकताय, तर तुम्हाला काहीतरी एक गिफ्ट दिलं पाहिजे. ओके, आणि एवढ्या वर्षांचा आमच्या अभ्यासातून ते आम्हाला कळलेलं आहे की हे इट वर्क्स. ओके, एनी केगल एक्झरसाइज पण इट इज गुड, पण या ज्या प्राचीन क्रिया आहेत ना, मोर दॅन दॅट एक्झरसाइज. ओके, आणि त्याचा इफेक्ट आपल्याला मिळतोच. ओके, तर त्याविषयी आपण बोलू. तत्पूर्वी अजून एक मी शेअरिंग करेल तुम्हाला की ज्या गुरुंकडून आम्ही शिकलो तर ते काय म्हणतात माहितीये का? ते काय म्हणतात, फॅक्ट काय की सेक्स नावाची जी क्रिया आहे ना, तर ती 2 पायाच्या मध्ये नसते, तर 2 कानाच्या मध्ये असते. ओके, 2 कानाच्या मध्ये काय, आपलं ब्रेन. ओके, तर इथे आधी आपलं इथे कूलनेस पाहिजे. ओके, तर आपण ती प्रोसेस एन्जॉय करतो. नाहीतरी होतं काय, पाश्चात्य लोकांची मेंटॅलिटी काय, ते सगळं 2 पायाच्या मध्ये कॉन्सन्ट्रेट करतात. ऑर्गन काय आहे, फिजिकल, हे म्हणजे फक्त फिजिकल इंटिमेसी म्हणजे सेक्स नाही. ओके, तर तुमच्या भावनामध्ये तुम्ही तेवढं गुंतलं पाहिजे. ओके, आणि आपलं जे पार्टनर आहे तिला तेवढं रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, तिला तेवढं प्लीज केलं पाहिजे. ओके, बऱ्याच गोष्टी आहेत याच्यामध्ये. तर नेक्स्ट सेशन आपण जरूर याच्यावरती घेऊ. आनंद सरांनी जे सांगितलं त्यामध्ये परत पुढच्या वेळेस आम्ही असं करू की आनंद सर आणि मी असं दोघं म्हणून ते लेक्चर घेऊ. ओके, मग ते काय होईल, दुधात साखर ऍड केल्यासारखं तुम्हाला बेनिफिट होईल. काही मी पण याच्यामध्ये परत स्लाइड ऍड करेल. तर मी आता 1-2च मिनिटांमध्ये, आतापर्यंत तुम्ही जे ऐकलं त्याबद्दल काही शंका असेल तर फ्रीली बोला, इथं आपणच आहेत. आता जरी काही कॅमेरे ऑन जरी नसतील तरी बिलकुल आपण फ्रीली पण बोलू शकता, कोणत्याही शंका विचारू शकता. इथे जरी आपण शंका विचारल्या नाहीत तरी तुम्ही नंतर मला तुमच्या कोचच्या थ्रू डायरेक्ट फोन करू शकता, कारण इथे आम्ही रिझल्ट क्रिएट करतो. इथे आम्ही कोणत्याही वेगळ्या भावनेने नाही, इथे आम्हाला हेल्थचा रिझल्ट क्रिएट करायचा आहे. ओके, एक ट्रू सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला द्यायचंय. तर ओव्हर टू हर्षित सर, आपण आधी 1-2 मिनिटात शंका सगळ्यांची घेऊयात काय असेल तर, नंतर मी तुम्हाला 2 क्रिया शिकवणार आहे. येस येस, शंका ऑलरेडी विचारल्या आहेत सर, त्याच्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली क्रिया शिकवला तरी काही हरकत नाही. येस 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 ओके. तर आता काय करायचंय की तुम्ही जसे बसला आहात, आता मोस्ट प्रॉब्ली या क्रियेकरता मांडी घालून बसणं आवश्यक आहे. मांडी घालून जर बसलात तर ओके, वेल अँड गुड. जरी आपण जर खुर्चीवर बसला असं टेकून तरी ओके. तर पहिली क्रिया आहे अश्विनी क्रिया. ओके, अश्विनी क्रिया म्हणजे काय, तुम्हाला एक उदाहरण देतो. सगळ्यांनी घोडा बघितलाय, घोडा. ओके, आणि आपल्या या प्राचीन भारतीय शास्त्रामध्ये म्हणजे घोड्याचं असं रिलेशन जोडले की मैथुन शक्ती कोणाची चांगली, तर घोड्याची चांगली. ओके, म्हणून त्या सगळ्या गोळ्यावरती पण घोड्याचं चित्र दिलेलं असतं बघा. ओके, असा घोडा हा एकदम हेल्दी एनिमल आहे. ओके, पण एक पौरुषत्वाचं प्रतीक पण आहे. ओके, तर घोडा जेव्हा डिफिकेशन करतो, घोडा जेव्हा स्टूल त्याचं पास करतो, त्यावेळेस काय करतो, त्याच्या गुदाचं जे आहे तो आकुंचन करतो, प्रसारण करतो, आकुंचन करतो, प्रसारण करतो. ओके, तर ही क्रिया आहे अश्विनी क्रिया. योगशास्त्रामध्ये लिहिली बरं काही, कारण योगशास्त्रामध्ये पण त्यांना माहित होतं की धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष, या कामला पण त्यांनी उचित व्हॅल्यू दिलेली आहे. कारण काम तुमचं चांगलं आहे, म्हणजे तुमचं सेक्शुअल लाईफ चांगलं आहे, तर तुमचं पूर्ण फॅमिलीचं हेल्थ चांगलं राहणार आहे. ओके, तर हे रुटीन एक एक्झरसाइज मध्ये हा एक आसन होता अश्विनी क्रिया. तर आपण काय करायचंय, शांत बसायचंय, मांडी घालून बसा, सुखासनामध्ये बसा, पद्मासनामध्ये बसू शकता आपण, किंवा खुर्चीला आपण पाठीचा कणा ताट ठेवून बसणं ही आपली प्री रिक्वायरमेंट आहे. आता आपण काय करायचंय, आणि याच्यामध्ये तुम्ही जेवण केलेलं आहे नाही याचं काही म्हणजे शक्यतो उपाशीपोटी सकाळी जर केलं तर चांगलं, पण आताही तुम्ही करू शकता. तर काय करायचं, आपल्याला गुदाचं आकुंचन करायचंय, वर ओढायचं, सोडायचं, ओढायचं, सोडायचं. ओके, आणि हे करताना आपल्या पोटावरती किंवा पायाचे मसल कुठे वापरले जाऊ नयेत. फक्त आपण काय करायचं, गुदाचं आकुंचन करा, सोडा, आकुंचन करा, सोडा, आकुंचन करा, सोडा.
आकुंचन करा, सोडा. तर असं आपल्याला करायचं. सुरुवातीला 10 वेळेस आकुंचन करा, सोडा, आकुंचन करा, सोडा. ओके, कळलं सगळ्यांना? येस. तर हे झालं अश्विनी क्रिया. ह्याच्यामध्ये काय करायचं, आकुंचन केलं, सोडलं, असं 10 वेळेस करायचं. 10 चे 3 सेट आपण करायचे. ओके, आपण सुरुवातीला काय केलं, आकुंचन केलं, लगेच सोडून दिलं, आकुंचन केलं, लगेच सोडून दिलं. 10 वेळेस केलं, थोडा गॅप घेतला, श्वास घेतला दीर्घ, श्वास सोडला, परत 10 वेळेस केलं, सोडलं, असे 3 सेट आपण केले. ओके, याच्यानंतर काय करायचं आहे की एक वेळ जेव्हा आपण आकुंचन करतो तर ते 5 सेकंद ते 10 सेकंद पर्यंत ओढून ठेवायचं. सुरुवातीला जमणार नाही, पण ज्यावेळेस आपण ही क्रिया आपण करायला शिकतो त्यावेळेस नंतर आपल्याला डेव्हलप होतं. त्या ऍनसच्या मसलमध्ये एक ताकद येते आपल्या, की आपण आकुंचन करतो आणि काउंट करायचं 1 2 3 4 5 मनातल्या मनात. ओके, ओठ आपली मिटलेली असतात आणि मग ही आपण आकुंचन करायची क्रिया जी आहे 5 ते 10 सेकंद पर्यंत सुरुवातीला करायचे आणि नंतर वाढत वाढत 30 सेकंद 60 सेकंद पर्यंत न्यायची. ओके, तर याचा फायदा काय होईल? याचा फायदा इरेक्शन जास्त वेळ राहण्यामध्ये होतो. आणि हे जे पीसी मसल जे आहे, जे किगल मसल मध्ये मेन मसल काय पीसी मसल आहे. पीसी मसलचे पण वेगवेगळे फायबर्स असतात. तर या प्रमुख फायबर्स जे आहेत, प्रमुख जे टेंडॉन्स आहेत या मसल्सचे, त्याच्यावर ही वर्क करणारी क्रिया आहे अश्विनी क्रिया. ओके, तर प्रोसेस सगळ्यांना समजली? येस, आपण हँड रेज करू शकता. तर हे सिंपल प्रोसेस आहे, कोणीही करू शकतात आणि हे जेंट्सही करू शकतात आणि लेडीज पण करू शकतात. कारण बघा, ऑर्गॅझम होणं आवश्यक आहे. सेक्सचा अल्टिमेट उद्देश काय? ऑर्गॅझम होणे. आणि ऑर्गॅझम होण्याकरता तुमचं हार्डवेअर जे आहे, मसल जे आहे, ते स्ट्रॉंग होणे आवश्यक आहे. आणि पेल्विक फ्लोर जो आहे, पेल्विक फ्लोर मध्ये काही ब्लॉकेजेस असतात. ओके, तर हे पेल्विक फ्लोर ओपन करणे किंवा तिथले ब्लॉकेजेस दूर करणे, याच्याकरता ही क्रिया फार उपयोगी आहे. त्याच्यामुळे मसल स्ट्रॉंग होतात आणि मसल्सच्या मधूनच रक्तवाहिन्या गेलेल्या असतात, नर्व्स गेलेले असतात. तर रक्तवाहिन्या आणि नर्व्स करता कोणताही व्यायाम आपण करू शकत नाही. व्यायाम आपण करू शकतो मसल्सचा. ओके, म्हणून योगशास्त्रामध्ये किती लिहिले बघा, की मसल्सचा व्यायाम केला आणि त्या मसलचा व्यायाम केल्यामुळे नर्व्स आणि रक्तवाहिन्या, आर्टरीज आणि व्हेनचा आपोआप व्यायाम होतो आणि तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन त्या ठिकाणी प्रॉपर होतं. ओके, तर पहिली क्रिया झाली अश्विनी क्रिया. ओके, दुसरी क्रिया. येस हर्षद सर, काय विचारायचंय? हा, मला जस्ट एक विचारायचं होतं की ही अश्विनी क्रिया करायच्या अगोदर श्वास सोडलेल्या परिस्थितीत पाहिजे का श्वास घेतलेल्या परिस्थितीत पाहिजे? श्वास सोडलेल्या परिस्थितीमध्ये. ओके, आणि काय करायचं म्हणजे श्वास घ्यायचा, सोडायचा आणि एक संथ स्थिती पाहिजे, ज्याच्यामध्ये आपण श्वास घेते नाहीत, सोडते नाहीत, कुंभक नाही पाहिजे. संथ श्वास चालू असलेला चालतो आणि घ्यायचं सोडायचं, घ्यायचं सोडायचं, म्हणजे संथ श्वास चालू राहिला तरी चालतो. जर आपण असं जर क्रिया केलं की श्वास पूर्ण सोडून दिलाय तर आपल्या श्वास घ्यायची घाई लागते आणि हे आकुंचन नाही करू शकत आपण, गुदळाचं आकुंचन नाही करू शकत. त्यामुळं आधी दीर्घ श्वास घ्यायचं, सोडून द्यायचं सुरुवातीला आणि सोडल्यानंतर ही क्रिया चालू करायची. आणि त्यावेळेस संथ श्वास एक बारीक चालू राहतो, त्याला काही प्रत्यय नाहीये. ओके, येस, गुड क्वेश्चन. तर ही झाली अश्विनी क्रिया. याच्या पुढची क्रिया आहे वज्रोळी क्रिया. वज्रोळी क्रिया याच्यामध्ये काय, जसं म्हणजे इरेक्शन, पेनिसचं इरेक्शन वज्राप्रमाणे राहावं असं या क्रियेचा उद्देश आहे बरं का. आणि ते तसं होतं. आपण जेव्हा हे पूर्ण सिद्ध करतो, जेव्हा याच्यामध्ये मास्टरी हासिल करतो त्यावेळेस तसं होतं. ओके, तर वज्रोळी क्रियामध्ये काय करायचं आपल्याला, पेनिसचं इरेक्शन नाही करायचं. वज्रोळी क्रिया म्हणजे काय, पीसी मसल म्हणजे काय, तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगतो. आता सगळ्यांनी हे सेशन संपल्यावर ते करून बघायचं. पाणी प्या 2 ग्लास आणि ज्यावेळेस तुम्ही युरिनला जाल, ओके, पाणी पिल्याच्या नंतर काही वेळाने आपल्याला युरिनला जावं लागतं. युरिनला गेल्यानंतर काय करायचं, थोडं युरिन करायची आणि युरिन रोकायची. एकदाच करायचं आहे. मी काय म्हटलं, आधी पाणी प्या, मग आपल्या युरिनला जावं लागतं. युरिनला गेल्याच्या नंतर उभ्या उभ्या युरिन नाही करायची, बसून युरिनेशन करायचं. कारण आपले हे मसल आयडेंटिफाय करायचे, हे कोणती मसल वज्रुळीमध्ये युज होते. ओके, टॉयलेटमध्ये जा, इंडियन टॉयलेटमध्ये. ओके, इंडियन टॉयलेटमध्ये कसं आपण बसून डिफिकेशन करतो तसं बसून युरिनेशन करायचं. ओके, आता ऍक्च्युली ही क्रिया शिकण्याकरता आम्ही काही महिने त्या गुरुकडून शिकलो. तेव्हा कुठं त्यांनी आम्हाला शिकवलं, आधी बाकी आसन शिकवले, ते सिद्ध झाल्याच्या नंतर वज्रोळी शिकवली. ओके,
तर इथे आम्ही हे असंच नॉलेज सगळ्यांना अगदी मोफत देतो, फ्रीली देतो. तर मी काय सांगितलं, पाणी प्यायचं, युरिनेशनला जायचं, बसून युरिनेशन करताना थोडी युरिन करायची आणि रोकायचं. रोखताना तुम्ही जे मसल यूज करता ते तुम्ही लक्षात ठेवा, की रोखताना आपण कसं ओढलं, एक प्रकारचा असा आपण ओढतो. ओके, तर नंतर ते आपल्याला लक्षामध्ये येतं. आणि मग पुढे काय करायचं आपल्याला, जेव्हा मग एकदाच युरिन रोकायचे, नंतर रोकायची नाही. मग युरिनेशन करून घ्या, मग वापस या, मांडी घालून बसा. आणि काय करायचंय, जे मसल आपण रोखताना जे मसल यूज केले होते ते मसलचं आकुंचन करायचं, पेनिसच्या भागाकडून ऍनस कडे. आधी अश्विनी क्रिया करायची, अश्विनी क्रिया केल्याच्या नंतर हे करायची. अश्विनी क्रिया केल्यामुळे काय होतं, ऍनसचे मसल स्ट्रॉंग होतात, तिथे म्हणजे तिथले मसल ऍक्टिव्हेट होतात. नंतर आपण काय करायचंय, पेनिस, हे पेनिस आहे समजा आणि हे मागे ऍनस, तर पुढून असं ओढल्याची क्रिया करायची. 1 ओढा सोडा, ओढा सोडा. ओके, हे पेनिस आहे समजा, तर फ्लॅसिड पेनिस, इरेक्ट पेनिस नाहीये. ओढायचंय सोडायचंय, ओढायचंय सोडायचंय. सुरुवातीला तुम्हाला 1-2 वेळेस युरिनला जाऊन रोखून ते आपल्याला मसल आयडेंटिफाय केली पाहिजे. आणि एकदा ती मसल आयडेंटिफाय झाली की आपल्याला छानपैकी कळतं. आणि रोज सकाळी व्यायाम केल्याच्या नंतर बरं का, काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करा. जर आमच्या फोरमला तुम्ही जॉईन झालात तर फोरमवरती छानपैकी एक्झरसाइज होतो. सुरुवातीला एरोबिक होतो, नंतर सूर्यनमस्कार, आसन, प्राणायाम, रिलॅक्सेशन, हे सगळं होतं. नंतर तुम्ही हे करायचंय, कारण आधी आपल्या पूर्ण शरीराच्या मसल आधी ऍक्टिव्हेट होऊन रिलॅक्स झाल्या पाहिजे, तरच ह्या मसल वर आपण वर्क करू शकतो. ओके, तर वज्रोळीमध्ये काय म्हटलं मी, ओढा सोडा, ओढा सोडा, असं 10 वेळेस, 10 सेटचे 3 रिपिटेशन, सेम अश्विनीची क्रिया सगळी करायची. ओढायचं सोडायचं, ओढायचं सोडायचं, लिटरली याप्रमाणे नंतर फिलिंग येते आपल्याला. ओके, आणि नंतर परत मी अश्विनीमध्ये सांगितलं होतं की हे ओढून ठेवा 5 सेकंद ते 10 सेकंद, रिलॅक्स करा, ओढून ठेवा 5 सेकंद ते 10 सेकंद, रिलॅक्स करा. सुरुवातीला तुम्ही अश्विनी क्रिया 10 वेळेस, वज्रोळी क्रिया 10 वेळेस असंच करा. सकाळी आणि संध्याकाळी करा. नंतर फ्रिक्वेन्सी हळूहळू वाढवा. ओके, आपल्याला या मसल डेव्हलप करायचे, त्याच्यावर कोणताही ताण देऊन त्यांना टिअर नाही करायचं. हळूहळू हळूहळू, जसं आपण आता समजा नवीन जिम लावली, आपण एका दिवशी आपण व्यायाम जर केला तर हात दुखायला लागतील. ओके, मग आपल्याला पेन किलर घ्यावं लागेल, डॉक्टरकडे जावं लागेल. तसं या क्रियेच्या बाबतीमध्ये हळूहळू हळूहळू ही क्रिया आपल्याला वाढवत न्यायची आहे. आणि जेव्हा तुम्ही 21 दिवस करता, बघा मी काय म्हणतो, 21 दिवस तुम्ही ह्या क्रिया करता, कमी काय असे ना, पण तुम्हाला तुमचं सेक्शुअल लाईफ नेक्स्ट स्टेजला गेल्याचं जाणीव होते. येस, आज जेवढे काही फोरमवर आहेत 13-14 जण, मला नक्की 21 नंतर एक कॉल करा. ओके, आणि हे एकदम, आणि याच्या बरोबर तुम्ही आमचं न्यूट्रिशन घेतलात तर सोने पे सुहागा. ओके, तर या फोरम मध्ये मला वाटतं की मी तुम्हाला जे काही नॉलेज दिलं त्याचा निश्चितपणे तुम्हाला बेनिफिट झाला असेल. येस, तर सगळ्यांना मी एक परत एकदा इन्व्हाइट करतो की ज्या कोचनी तुम्हाला आज इन्व्हाइट केले तर त्यांना एक कॉल करून थँक्यू म्हणा, कारण तुमच्या लाईफमध्ये एक चॅप्टर त्यांनी ऍड केलाय जे तो इसेन्शियल होता. याच्याबद्दल लहानपणापासून आतापर्यंत कोणीच आपल्याला बोललं नाही. आणि मी तरी असं पाहतो व्यवहारामध्ये, काही सेक्सॉलॉजिस्ट जे आहेत ज्यांच्याकडे डिग्री आहे, ओके, ते एका कन्सल्टिंगचे कमीत कमी 1000 रुपये चार्ज करतात. आणि 1000 रुपये चार्ज करून सुद्धा एका सिटिंग मध्ये पूर्ण नॉलेज देत नाहीत. ओके, ते फक्त विचारतात, हा हे गोळ्या घ्या, परत 15 दिवसांनी या. जेव्हा वारंवार तो खेटे घालतो, ठराविक अमाऊंट त्याच्याकडे पे करतो, तेव्हा कुठे हे हळूहळू नॉलेज रिव्हील करतात. ओके, तर हे फोरम अमेझिंग आहे. रोज आपल्या कोच कडून ही लिंक घ्या, जॉईन करा. एक ऍस्पेक्ट आम्ही आज आपल्याशी बोललो, असे जीवनाचे खूप ऍस्पेक्ट आहेत. आपल्या प्रत्येक फॅमिली मेंबर करता इथे आहे, नॉलेज आहे. आपल्या बायको करता आहे, आपल्या मुलांकरता आहे, मुली करता आहे, आपल्या आई करता आहे, वडिलांकरता आहे. प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम वेगळे आणि प्रत्येकाला आम्ही इथे ऍड्रेस करतो. त्यांच्याकरता अमेझिंग न्यूट्रिशन सांगतो, त्यांच्याकरता एक्सरसाइज सांगतो, त्यांच्याकरता मेडिटेशन सांगतो. आणि पुढे एक आहे ऍडव्हान्स मेडिटेशन आम्ही शिकवतो, ऍडव्हान्स माइंड प्रोग्रामिंग आम्ही शिकवतो. ओके, आणि मी ज्याच्यामध्ये आता एक्सपर्टाइज करतोय, तर त्या हिप्नोसिस क्रियेचा सुद्धा सेक्शुअल हेल्थवर फार चांगला परिणाम होतो. कारण मी सांगितलं आधी ते माइंड मध्ये कूलनेस पाहिजे,
तर सेक्शुअल लाईफ वर होणार आहे. ओके, तर त्याबद्दल सुद्धा मी पुढच्या सेशन मध्ये याच्यावर ऍड करेल. आणि खूप चांगलं वाटलं आपल्याशी बोलताना. येस, थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू हर्षित सर. वाव, रिअली म्हणजे काही शब्दच नाही आहेत, इतकं जबरदस्त व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे डॉक्टर सुधीर सरांनी. इतकी डिटेल्ड माहिती दिली डॉक्टर आनंद सरांनी. आणि जसं डेफिनेटली आपण पुढच्या वेळेस हा प्रयत्न करू की जेव्हा सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सहवाग एकत्र बॅटिंग करतील त्यावेळेस जे फ्लो ऑफ रन्स आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. सो आय एम रिअली वेटिंग फॉर दॅट. आणि आता जी आपल्या फोरम कडून ट्रिप तुम्हा लोकांना मिळत आहे ती तुम्ही एन्जॉय करून या. आणि आल्यानंतर लगेचच आपण या जोडीचं डेफिनेटली परत स्वागत करूया आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही लिंक पोहोचवूया. रिअली थँक्यू सो मच. आज तुम्ही दोघांनी खरोखर फार सुंदर व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे. अनफॉर्च्युनेटली आज मेंबर्स कमी आहेत, बट दॅट्स ओके. शेवटी म्हणतात की जे एवढं लिहिलेलं असतं इथेच आपल्याला मिळत असतं. नेव्हर माइंड, आपण नेक्स्ट टाइम कसं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू ह्याचा आपण प्रयत्न करूया. सो आता काही जर प्रश्न नसतील तर आय गेस आपण तुमच्या दोघांचे एकदा परत मनापासून धन्यवाद देतो. येस, मी एकदा थोडस व्हॅल्यू ऍड करू इच्छितो की खरंच सुधीर सरांनी खूप म्हणजे चेरी ऑन द टॉप आणि एक मंदिराचा कळस जसं बनवतात तशा पद्धतीने ते खूप छान त्यांनी व्हॅल्यू ऍड केली. मी सुद्धा नोट्स काढले सरांकडे पाहत पाहत, जबरदस्त. आणि खरंच म्हणजे सरांनी सांगितल्या पद्धतीने आपल्या फोरमवर जसं प्रत्येक म्हणजे अगदी लहान बालकापासून ते वृद्धांपर्यंत सगळ्या प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी तिथे शिकवून त्यांना एक सर्वगुण संपन्न तयार केलं जातं. त्यांचं व्यक्तिमत्व विकास बदललं जातं. आणि खरा जो आपला एम आहे टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी अँड हॅपियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाईफ, ह्याला ते खरोखर एक आदर्श अशा प्रकारचे आपल्यावर आपल्या फोरमवर असे विविध डॉक्टर्स आहेत की जे खरोखर आपल्याला असे जबरदस्त आहेत. कारण आपल्याला आता परवा दिवशी जायचं आहे, त्यामुळे प्रत्येक जण खरेदीमध्ये सिनियर वेलनेस कोच अडकलेले आहेत आणि जाण्यासाठी त्यांची बऱ्याच गोष्टी त्यांच्यामध्ये अडकलेत. आणि आपण एका दिवसामध्ये फक्त फ्लायर तयार केल्यामुळं आपल्याला जास्त व्यक्ती मिळालेली नाही. पुढचं फ्लायर आठवडाभर आपण चांगल्या प्रमाणे प्रमोट करू आणि नक्कीच आपल्याला एक जबरदस्त ट्रेनिंग झाली. आणि हा शेवटी सत्यनारायणचा प्रसाद आहे, ज्याच्या नशिबात आहे त्यालाच मिळणार आहे. त्याच्यामुळं हे एवढं सोपं नाही नॉलेज मिळणं आणि आपल्या आयुष्यामध्ये सुखी होणं. कारण जसं सरांनी सांगितलं की हे आयुष्याच्या 4 जे स्तंभ आहेत, जसं बाजेला किंवा कॉटला 4 जर पाया असतील, एक जरी पाय नसेल, गाडीचा एक जरी टायर पंक्चर झाला तर गाडी पुढे जाऊ शकत नाही. तसं आयुष्याचे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे 4 पहिये आहेत. त्यातला हा एक पायर आहे, तो जर ते कोणी सक्षम केला नाही तर त्याच्या आयुष्याला किंमत राहणार नाही. तो सुखी, सर्वगुण संपन्न, शांतीपूर्वक आणि हेल्दी, वेल्दी आणि हॅपी लाईफ जगू शकत नाही. त्याच्यामुळे हे तेवढंच जबरदस्त आहे. हे लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, त्यांना त्याची व्हॅल्यू कळली पाहिजे, तेव्हा ते लोक येतील. आणि जेव्हा कदाचित अशा एखाद्या आपल्या झूम लिंकला 5,000 रुपये जेव्हा तुम्ही फी ठेवाल त्यावेळेस नक्कीच येते तुम्हाला 500च्या वर लोक दिसतील, एवढं मी निश्चित सांगेन. येस, थँक्यू सर. असं होतं सर. ऍक्च्युली मुंबईला आमचं जेव्हा ट्रेनिंग होतं ना, रुपयापेक्षा जास्त होते. आणि तिथे असं सांगितलं जातं की सेक्स ही क्रिया जी आहे ना, तर ही 2 वे आहे. एक म्हणजे फक्त मेलने ठरवलं की मी आनंद घेणार तर शक्यच नाही, आणि फेमिली ठरवलं, जर फेमिली ठरवलं की मी निष्क्रिय राहणार आहे तर ना तिला आनंद देणार ना मेलला आनंद देणार. ओके, तर ही दोघांची क्रिया आहे, तर दोघांना पण ऍड्रेस केलं पाहिजे किंवा दोघांनाही कळलं पाहिजे. पण काय असतं ना, हे सेक्स ड्राईव्ह जो आहे ना, पुरुषांचा सेक्स ड्राईव्ह फिमेलवर डिपेंड असतो आणि फिमेलला सेक्सुअली ऍक्टिव्हेट करणं हे पुरुषांच्या हातामध्ये आहे. ओके, इथे दोघं एकमेकाला पूरक पाहिजे, दोघं एकमेकाचे कॉम्पिटिटर नको, किंवा दोघांच्या मनाप्रती एकमेकाविषयी प्रेम पाहिजे तरच सेक्स होतो, नाहीतर ते डिफरंट क्रिया होते. ओके ना, त्याचा दोघांनाही काय आनंद येत नाही, बलात्कार. येस. तर काय होतं की हे दोघांनाही कळलं पाहिजे. कारण बऱ्याच वेळा काय असतं ना की फिमेल्स म्हणजे फिजिकली मेंटली तयार नसतात आणि त्यांना हे कळत नाही की आपल्या अशा व्यवहारामुळं आपला जो पती आहे तर त्याला आनंद मिळत नाही, आणि त्याला आनंद न मिळाल्यामुळं तो डिस्ट्रॅक्ट होतोय आणि मग तो काहीतरी वेगळं करायचं ज्या मनात रुजतं बी. ओके, तर हे एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर होण्याचं कारण फक्त पुरुषामध्ये नाही बरं का, त्याचं कारण स्त्रीमध्ये पण आहे. हेही त्यांना आपण या फोरमवर सुद्धा एक आपण प्लॅटफॉर्म मिळून ते त्यांना कळवू, आपण कळवायला पाहिजे. ओके, कारण हे त्यांना कळतच नाही, ह्यांना कोणी सांगितलंच नाही ना. ओके, त्यांना कोणी सांगितलंच नाही. तर हे
आम्ही ज्या कोर्सला गेलो होतो ना, तर तिथे त्यांनी दोघांनी बोलवलं होतं. आमचे जे मेंटर होते ज्यांनी आम्हाला हे शिकवलं, तर त्यांनी सांगितलं की हा तुम्हाला गुड सेक्शुअल हेल्थ पाहिजे तर दोघांना पण हे ऍड्रेस केलं पाहिजे, दोघांनाही कळलं पाहिजे. एकमेकाचा सेक्स ड्राईव्ह वाढवणं दोघांच्या हातामध्ये आहे. ओके. नंतर काय होतं, एक जण एक्साइटेड आहे, दुसरा बिलकुलच काय सपोर्ट करत नाही, त्याचा ड्राईव्ह कमी होतो ना, दोघांना सॅटिस्फॅक्शन मिळत नाही. मग दोघांच्या मनामध्ये एकमेकाविषयी एक प्रकारची वेगळी द्वेष भावना तयार होते आणि मग ते ठरवतात की दुसऱ्या दिवशी कसं जोरात भांडायचं. ओके. तर फॅमिली हेल्थचं कारण मोठं कारण या सेक्समध्ये आहे आणि उघडपणे कोणी बोलत नाही. इथे आपण ते हर्षद सरांचे आपण आभार मानले पाहिजे की त्यांनी या फोरमच्या निमित्ताने या सगळ्यांना कुठेतरी एकत्र आणलं, आपण त्यांना ऍड्रेस करू शकलो. आज जरी खुलेपणाने क्वेश्चन जरी येत नसतील तरी निश्चितपणे मला खात्री आहे की जसं प्रत्येक सेशन झाल्याच्या नंतर मला काही फोन येतात, तर याही व्यक्तींचे येतील. तुम्ही निश्चित फोन करा, मी निश्चितपणे सगळ्यांना हे सांगेल. कारण आमचं एमच आहे, आमचं मोटोच आहे टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर अँड हॅपियर. आम्ही इथे हेल्दी करून थांबत नाही, हॅपी करतो. हॅपी करण्यासाठी सेक्शुअल लाईफ पण हॅपी झालं पाहिजे. ओके. येस, बोललं तेवढं कमी आहे, बराच वेळ झाला. येस, ओव्हर टू हर्षद सर. येस, एकदा सगळ्यांतर्फे बघा विश्वनाथ सरांच्या चेहऱ्यावर पण किती आनंद दिसतोय. सो सगळ्यांतर्फे आम्ही तुमच्या दोघांनी डॉक्टर्सचे मनापासून आभार मानतो आणि लवकरच आपण खरोखरच हे सेशन परत एकदा घेणार आहोत. तुम्ही एकदा जाऊन आलात गावाहून की आपण हे भरपूर ह्याचं फ्लायर भरपूर दिवस दाखवून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ह्याची आपण माहिती पोहोचवूया. ओके. सो बिलकुल थँक्यू सो मच. उद्या सकाळी परत एकदा भेटूया एक नव्या कोच बरोबर, एका नव्या होप बरोबर. See you then. Till then, bye bye.